गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा कि ये 40 क्वेश्चन का जो डेली सीरीज आपका चलता है, रात में हम लोग 9 बजे इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और 9 बजे से लेकर के लगातार आपका 10 साढ़े 10 बजे तक ये आपका चलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम साइंस के आपको कराते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आपका रहता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है और सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग लाइव अभी आ रहे हैं, आप सभी लोग मेरे भाई इस क्लास को लगातार अगर वॉच कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, टीजीटी साइंस हो या फिर 6 to 8 साइंस हो, आपने देखा होगा कि रिजल्ट बहुत सारे हुए हैं और यही चीज है कि आपकी कंटिन्यूटी और आप कैसे क्लास को टाइम से आप अरेंज करके क्लास को देखते हो और उसके कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को आप सॉल्व लिखते हो, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट्स जो है आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और ये आपका सेट कौन सा है। तो डेली साइंस टेस्ट आपका होता है, जिसमें आज सेट 12 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोगों को देखना है। तो 12 नंबर जो सेट है हमारा क्या कहता है, इसके पहले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे कि जनरली जो हमारा अ, अ, खतरा का जो संकेत होता है, खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल कलर के ही होते हैं। लाल वर्ण मतलब लाल रंग के ही होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन होता है। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि अन्य वर्ग की अपेक्षा लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है हमारा क्या होता है मेरे भाई, एक रिलेशंस आप जानते होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन का, और एक रिलेशंस हमारा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करते हैं, इसको स्कैटरिंग कहते हैं, लाइट का स्कैटरिंग कहते हैं। और ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है 1 में लैम्डा की पावर 4 का होता है, तरंग दैर्घ्य का पावर 4 का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हम लोग जो जानते हैं कि VIB GYOR पढ़ते हैं ना, VIB GYOR पढ़ते हैं, जो हमारा विविग्योर होता है, जिसके इन सभी के ग्रुप को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सभी कलर मौजूद होते हैं। इसमें एक काम आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रेड कलर होता है, इसका वेवलेंथ कैसा होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्स होता है। और अगर वायलेट की अगर बात करेंगे तो इसका वेवलेंथ कैसा होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ यहां पर मिनिमम होता है। तो एक का वेवलेंथ मिनिमम और एक का वेवलेंथ मैक्सिमम, इसका मतलब यहां अगर मिनिमम है यहां मैक्सिमम है, इसका मतलब इधर से इधर अगर हम लोग जाते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है। और मेरे भाई वेवलेंथ का जब मान बढ़ता है, यहां पर वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। अगर इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ का भी पावर हमारा दे रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा वेवलेंथ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस लाल रंग का प्रकीर्णन हमारा कम हो जाएगा। और जब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो डायरेक्ट हमारे आंखों पर पड़ जाती है, और इसीलिए हम लोगों को दूर से ही लाल कलर दिखाई दे देता है। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा धुआं या कोहरा भी होता है तो हम लोगों को ये चीज दिखता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है। तो न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आपको क्या होता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से आपको दिख जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे भाई लाल कलर का वेवलेंथ हमारा क्या होता है, क्योंकि लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है हमारा मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन हमारा क्या होगा, क्योंकि न्यूनतम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो आपके आंसर्स क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये किसी भी सूरत में आपका राइट हो जाएगा। अभी तक नहीं आया। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। किसी ने साइंस बैच लिया है क्या? साइंस बैच आप लीजिएगा, रैंक 1 साइंस का है और लगातार मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट साइंस में हुआ है। अगर आप साइंस के लिए अगर पढ़ते हैं तो आंख बंद करके क्लास कीजिए, रिजल्ट आपके सामने में होगा, ठीक है। और नहीं तो आप खाली पते करते रहिएगा कि पढ़ना कहाँ कहाँ है, ठीक है, सही जगह पे तुम हो। इसलिए सर 80 मार्क्स वाला जो साइंस बैच है वो बाइलिंगुअल क्लास है या सिर्फ हिंदी में, अनन्या सिंह जी कह रही हैं। तो जो आपको क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे साइंस का, आप ऑलमोस्ट मान करके चलिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका जो होता है वो कंप्लीट रूप से बाइलिंगुअल मोड में ही पढ़ाते हैं।
आपको हर एक चीज को रिलेट करके बाइलिंगुअल ही हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, कभी ये ना लगे कि आपका बाइलिंगुअल क्लासेस नहीं चलता है, पूरी तरीके से आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। हाँ, टोटली हिंदी मीडियम नहीं होगा, टोटली इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, बाइलिंगुअल क्लास आपका हो चलेगा। साइंस में खास करके जो टर्म आपका इंग्लिश वर्ड होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, इसीलिए आप क्लास कर सकते हैं। आयुषी जी कह रही है कि मेरा नहीं हुआ सर, फिर से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा मैसेज लिखा कि मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ। आप कीजिए, और इस बार कीजिए, दमखम के साथ कीजिए, और कंटेंट को अपना ये बनाइए कि जितना भी चीज पढ़ते हैं उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को एकुमुलेट करने की कोशिश कीजिए। जितना एकुमुलेशन ज्यादा होगा उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे, उतना ही मार्क्स बहुत अधिक आएगा। ठीक है, सचिन यादव जी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग कूपन कोड बता दीजिए। कूपन कोड कोई काम नहीं करेगा, अभी सारा का सारा बैच फ्रेश बैच है, उसमें कोई कूपन कोड आपको नहीं लगना है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग क्लास करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मेरे भाई एक क्वेश्चन हमारा था जो कि इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, तो आपको ध्यान, और ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मेरे भाई ये स्पेक्ट्रम होता है, और वेवलेंथ के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वेवलेंथ मिनिमम होता है तो कितना होता है, तो याद रखना मेरे भाई, अगर हम किसकी वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, तो हम यहां पर जो वेवलेंथ की बात करते हैं वो किसका, तो हम बैगनी कलर का बात करते हैं, जो वायलेट है। इसका कितना होगा, तो कहेंगे ये हमारा 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। मेरे भाई 3800 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसी को हम लोग 380 नैनोमीटर भी लिखते हैं, 380 नैनोमीटर भी। और वेवलेंथ अगर मैक्सिमम लाल कलर का होगा, तो लाल कलर का कितना ज्यादा होगा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और 7800 एंगस्ट्रॉम को 780 नैनोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ के केस में आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे भाई जो ग्रीन कलर होता है, इस पर भी कई बार पूछा गया, जो ग्रीन कलर होता है इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो याद रखना मेरे भाई इसका 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होगा, तो ग्रीन कलर का वेवलेंथ 5500 होता है। तो मेरे भाई 3800 से बढ़ते बढ़ते 7800 तक जाएगा, और इस बीच में हमारा धीरे धीरे क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है। लेकिन ग्रीन रंग का भी याद रखिए, तीनों जरूर याद रखिएगा, चूंकि क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलेट करके पूछता ही पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। और जिसका वेवलेंथ, जिस भी रंग का वेवलेंथ कम होगा ना, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और आपको बहुत कम विजुअल होता है, बहुत कम आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए, चलिए तो हम लोग यहां पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझते हैं। कहता है कि विकल्प में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया है। यानी मेरे भाई कहां पर ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हमारा काम नहीं करता, वो आपको ध्यान रखना है। तो कहां पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा समझाया नहीं गया है, ये स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज है, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति जो कि टोटली रॉन्ग है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति जो कि टोटली रॉन्ग है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करता है, ना कि ये उल्टा लिखा हुआ है। ये मेरे भाई टोटली रॉन्ग है, गलत लिखा हुआ है, और गलत लिखा हो तो गलत ही आंसर करना था, तो यही आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर गति करता है तो एक इलिप्टिकल पाथ में गति करता है, और ये जो पाथ हमारा होता है अंडाकार पाथ होता है, इसी को हम कहते हैं। ये कैसा पाथ होगा, तो इसको हम लोग इलिप्टिकल पथ के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा रास्ता होगा, तो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो कोई भी ग्रह मान लेते हैं यहां पर है, और मेरे भाई सूर्य कहां पर होता है, तो आपको पता रहा है कि सूर्य इसकी फोकस पर, पहली फोकस पर यहां पर सूर्य होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हमारा ग्रह या उपग्रह की हम बात करते हैं, तो ये हमारा ग्रह या उपग्रह है, और इस तरीके से क्या होता है, इस पाथ में ये गति करता है। तो कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर गति करता है तो सूर्य के चारों तरफ गति करता है। यहां पर क्या था, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति लिखी हुई थी, जो कि टोटली रॉन्ग था। रॉन्ग था तो मेरे भाई यही हमारा आंसर हो जाएंगे। ये टोटली यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रखा था, और आंसर हम लोग यही करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इलिप्टिकल पाथ हमारा जो होता है, ये बात कौन बताया था, किस साइंटिस्ट ने बताया था कि ऐसा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि कैप्लर नामक साइंटिस्ट ने यह बताया था कि ग्रह की अगर बात करते हैं और सूर्य के चारों तरफ ग्रह या उपग्रह अगर गति करती है तो वो इलिप्टिकल पाथ में गति करती है। यह स्टेटमेंट कैप्लर नामक साइंटिस्ट का था।
तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। देखो होता क्या है कि अगर ऐसे आप समझिए सन हमारा अंदर में है, तो सन के चारों तरफ कौन गति करेगा, तो कहेंगे पृथ्वी करेगा, अर्थ करता है। और अर्थ के चारों तरफ गति कौन करता है, तो कहेंगे हमारा मून करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, सूरज हमारा अंदर में है, सूरज के चारों तरफ गति कौन करेगा, तो कहेंगे हमारा पृथ्वी करता है। इस बात को ध्यान रखना है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी करेगा, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन करता है, तो कहेंगे यहां पर मून करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई गति अगर करेगा तो कुछ इस तरीके से ये गति करेगा, ऐसे करके गति करेगा, ऐसे गति करेगा, ये ऐसे गति करेगा। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो पृथ्वी यहां है, उसके चारों तरफ चंद्रमा की गति हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो राइट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। चंद्रमा और सूरज के कारण ज्वार भाटा आता है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ज्वार भाटा समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। एक बार पानी नीचे जाएगा तो एक बार पानी हमारा ऊपर आता है। तो ऐसे में सूरज और चंद्रमा जब, मेरे भाई जब हमारा सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सामने आमने सामने हो जाता है, तो उस समय हमारा ऐसा होता है। और ये भी ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण हमारा होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये भी उसका रीजन है। लेकिन आपको बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा कौन समझाया नहीं गया है। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ था, इसलिए ये आंसर्स नहीं होंगे। सर मेरा 70 है और 70 कटअप भी गया था, पर भी मेरा नहीं हुआ, क्या करे सर? यादवंशी जी कह रहे हैं। तो आपका फिर वो मामला थी बोला टाइप ब्रेकर वाला मामला होगा, इसीलिए इसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टीजीटी विज्ञान में चयन हो गया, नेवर गिव अप, ये कह रहे हैं कि मेरा विज्ञान में सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। आप सभी लोग लगातार पढ़ करके, मेहनत करके और रिजल्ट लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप लगातार मेहनत कीजिए ना, रिजल्ट अपने आप आपका हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, ये कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि स्टेटमेंट हमारा क्या होता है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम कहते हैं कि जब किसी आवेश को ले जाया जाता है, तो मान लेते हैं मेरे भाई इस चार्ज को एक जगह से इस पॉइंट पर लेके जाना है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर के जाने में चार्ज हमारा तभी जाएगा जब इनके बीच में, यहां से यहां के दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, तो विभवांतर होगा, तभी हमारा ऐसा होगा। तो मेरे भाई विभव में अंतर होगा तभी हमारा चार्ज क्या होगा, तो यहां से यहां पहुंचेगा। तो कहेंगे इसी विभव में अंतर के कारण हमारा ये चार्ज आता है। लेकिन इस चार्ज को ले जाने के लिए यहां पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमारा कितना होता है, तो कहेंगे Q इंटू हमारा dV हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी चार्ज को आप इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर के जाते हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य का फॉर्मूला हमारा Q इंटू dV हो जाएगा। जहां पर Q हमारा चार्ज आवेश है, dV हमारा वोल्टेज है, और W हमारा कार्य है। तो हम लोगों को मेरे भाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोगों को अगर वोल्टता को रिप्रेजेंट करना है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना, तो ये हमारा वोल्टेज है। आप इसको क्या करिए, तो आप इसको यहां से सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। तो dV इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो W अपन में Q हो जाएगा। अब मेरे भाई W तो हमारा कार्य है, W हमारा किया गया कार्य है इस पर, जो कि यहां से यहां तक लेकर के जाने में किया गया कार्य है। और Q इक्वल टू हम लोग पढ़ते होंगे कि Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो मेरे भाई आप इसको स्मॉल q लिखिए या कैपिटल Q लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्मूला आप कई बार जानते होंगे कि हमारा I इंटू टी यहां पर हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कार्य जो ऊपर में है, किया गया कार्य जो ऊपर में है, ये विद्युत धारा है और ये हमारा समय है। तो आप यहां पर देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा, और आंसर ए करेंगे हमारा राइट हो जाएगा। आंसर ए जो होगा मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको यहां पर मैं बोल देता हूं मेरे भाई कि बीपीएससी इस फॉर्मूला पर क्वेश्चंस पूछ चुकी है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे एग्जाम में ये इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात को आप किसी भी सूरत में याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं।
देखिए, जिसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होगा, तो जिसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं होता है उसकी हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सीधा सीधा कहोगे मेरे भाई, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसेंट्रिक कहते हैं। वो हमारा एसेंट्रिक, जैसे मेटासेंट्रिक होता है ना, तो मेटासेंट्रिक बीच में हमारा सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर को ही गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। सेंट्रोमेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। जैसे आप मेटा सेंटर को देखते होगे मेरे भाई, तो मेटासेंट्रिक हमारा कैसा होता है, मेटासेंट्रिक में आप देखते होंगे कुछ इस तरीके से हमारा होता है, कुछ इसी तरीके से हमारा मेटासेंट्रिक होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, कुछ इसी तरीके से हमारा होता है। और यहां पर हमारा क्या होता है, ये झुटा हुआ रहता है और दोनों तरफ बराबर भाग में होता है, इसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यहां पर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से, ये मेटासेंट्रिक हमारा होता है। और ये जो पॉइंट आप देखते होंगे बीच में नोड जैसा बनता है, दोनों को जोड़ने वाला, दोनों क्रोमोसोम को, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर इसी को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी को सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे भाई जो सेंट्रोमेयर है, जिसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, कहां पर अनुपस्थित होता है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यही क्या है, तो कहेंगे यहां पर सीधा सीधा कि गुणसूत्र बिंदु है। इस बात को मेरे भाई आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। तो जो गुणसूत्र बिंदु होता है ना, वो आपको मेटासेंट्रिक में होगा, एक्रोसेंट्रिक में भी होता है मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा होता है, और एसेंट्रिक में नहीं होता, क्योंकि एसेंट्रिक में एक ही साइड हमारा होता है, ऊपर वाला नहीं होता है, इसलिए मेरे भाई इसमें हमारा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एसेंट्रिक में हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं होता, गुणसूत्र बिंदु नहीं प्रेजेंट होता, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, मेरे भाई जब प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक अगर प्रकाश का अगर अपवर्तन अगर होता है तो वो कहां पर होता है, तो हम कहेंगे हमारे आंख का जो सबसे बाहरी भाग है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, वहीं पर होता है। तो मेरे भाई सबसे अधिक अपवर्तन कहां पर होगा, तो कहेंगे हमारे कॉर्निया पर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग जानते हैं हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ये हमारा क्या होता है कि एक सिंपल सा हमारे, मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि हमारा जो आई होता है ना, कुछ इस तरीके का हमारा आई होता है, कुछ इस तरीके का हमारा आई होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर कुछ इसी तरीके का हमारा आई होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, कुछ इस तरीके का हमारा आई होता है। इसी में क्या होता है, कहेंगे यहां पर लेंस लगा रहता है हमारे आंखों में, ये लेंस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि सबसे बाहरी परत में क्या होगा, तो कहेंगे इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये क्या कहलाता है, कहेंगे इसको कॉर्निया कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे में, प्रकाश इधर से ही इंटर करता है, इधर रेटिना है, यहां पर द्रव पदार्थ होता है, ये हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है, प्रकाश इधर से ही इंटर करता है। तो कॉर्निया में क्या होता है, प्रकाश हमारा सबसे पहले बार कॉर्निया में ही प्रकाश आकर के टकराता है। तो ये जो कॉर्निया है, जब प्रकाश यहीं पर टकराता है तो सबसे ज्यादा अपवर्तन अगर होता है तो कॉर्निया में ही होता है। उसके बाद हम कहेंगे इस पर पड़ता है, लेंस पे पड़ता है, लेंस फिर उसको क्या करता है, मोड़ करके रेटिना पर पहुंचा देता है। तो मेरे भाई सबसे अधिक अगर होगा, तो जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन हमारे आंख के किस भाग पर होता है, तो याद रखना उसको रेटिना कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया को ही हम लोग डोनेट करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग करके बताएंगे। कहता है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश की किरण गमन पथ के 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र को दिखाया है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। यानी फाइनली हम लोगों को क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो हम लोगों को बताना है। तो मेरे भाई आपके सामने में 4 फोटो दिखाया गया है, कौन सा हमारा फोटो सही है आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। आंसर बहुत लोगों का आ रहा है कि आंसर बी होगा राइट। मेरे भाई यहां देखिए, ये हमारा कांच का स्लैब है, ये चौखुटा दिख रहा नहीं है, कांच का पूरा स्लैब है, ये मोटा सा स्लैब कांच का है। प्रकाश आर पार सीधा सीधा तो नहीं निकल जाएगा, चूंकि मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर अपवर्तन होगा, और जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हम लोग जानते हैं अपने रास्ते से वो विचलित हो जाता है। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए, ये यहां पर नहीं पॉसिबल है, चूंकि अपवर्तन अगर होता है तो हम कहते हैं कि प्रकाश इधर उधर हमारा मुड़ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। यहां पर भी आप देख रहे हैं प्रकाश सीधा निकल गया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पर देख रहे हैं मेरे भाई, तो प्रकाश यहां पर मुड़ा है, लेकिन यहां पर प्रकाश देखिए सीधा निकल रहा है, जो कि यहां भी नहीं होगा, क्योंकि यहां भी अपवर्तन होता है। तो आप यहां देखिए प्रकाश ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया,
फिर यहां पर देखिए प्रकाश बाहर निकल रहा था, ऐसे भाग गया। यानी कहने का मतलब मेरे भाई इसमें से बेस्ट अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा है, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि प्रकाश की अगर बात करते हैं, प्रकाश अगर हमारा ऐसे इंटर किया है तो हवा में जैसी दिशा है वैसे ही हमारा फिर हवा में होगा। और कांच में क्या होता है कहेंगे, विरल से जब सघन में जब प्रकाश जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इसीलिए हमारा यह प्रकाश थोड़ा सा ऐसे करके इधर की ओर शिफ्ट कर गया है, इसलिए ऐसा होता है। और जैसे ही सघन से विरल भागेगा तो मेरे भाई फिर अविलंब से वो दूर भागता है। तो आप इसमें अविलंब का लाइन भी दिखा सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि अविलंब क्या होगा नहीं पता है, आप अविलंब यहां पर लाइन खींच करके दिखा सकते हो कि सर ये वाला जो लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं यहां पर किसको दिखा रहा है, तो ये अविलंब को दिखा रहा है। तो अविलंब के ये सीधा जाना चाहिए था, नहीं गया, ये अविलंब की तरफ मुड़ गया। फिर और देखना चाहते हैं और अविलंब को देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देख लीजिए अविलंब को, यहां देखिएगा तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि सर ये भी अविलंब लाइन है, प्रकाश को जाना चाहिए था इससे सीधा, लेकिन प्रकाश अविलंब से दूर भाग रहा है। तो हम लोग जानते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। ये मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट जो हमने बोला है ये प्रकाश के अपवर्तन का दोनों का दोनों नियम है, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतना तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। सर इंजेक्शन बैच 9-10 थ्योरी का है क्या? हाँ बिल्कुल आकृति मिश्रा जी, वो 9-10 के लिए थ्योरी के लिए होगा, और आपको 2 क्लास कम से कम करना है। एक तो नियुक्ति बैच आपको करना ही है, प्रैक्टिस हम आपको क्लास में करवाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस का एक्युमुलेशन करके करवाएंगे, और साथ ही साथ ये लाइट डेली हम 40 क्वेश्चन टेस्ट का डिस्कशन भी आपको करवाएंगे। और इसके अलावा आपको बेनिफिट और कहां पर होना है कि अगर थ्योरी आपको मजबूत करना, चूंकि टीआरई 4 का सिलेक्शन जो होगा मेरे भाई वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से शानदार तरीके से आपको करना पड़ेगा। और टीआरई 4 की जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्योरी की क्लासेस, वो भी एक बेहतरीन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वैसे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे जिस चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस आता है, इसलिए आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चंस मेरा बनेगा और एक एक क्वेश्चंस को आप बना करके भी आओगे, ठीक है। तो वो आपको अखंड ज्योति बैच नहीं तो इंजेक्शन बैच, न्यू में इंजेक्शन बैच, आप इंजेक्शन बैच से भी जुड़ करके अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप बता दीजिए, 7वें नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। कहता है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, बताओ तो। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई बहुत आसान है, ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि बहुत आसान है। आपसे लेंस की शक्ति का एसआई इकाई पूछा गया कि हमारा एसआई इकाई क्या होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, लेंस की जो शक्ति होती है उस बात की अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर लेंस की शक्ति की हम बात करते हैं तो ये लेंस हमारा होता है। तो लेंस में आपको ध्यान रखना है कि एक हमारा उत्तल लेंस होता है और दूसरा हमारा कैसा लेंस होता है, क्योंकि हमारा दूसरा जो होगा ये हमारा अवतल लेंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। जब कभी भी हम उत्तल लेंस की बात करते हैं ना तो याद रखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और जब कभी भी हम अवतल लेंस की बात करते हैं ना तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है तो कहेंगे नेगेटिव होती है। और याद रखिएगा जिसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है उसके पावर भी पॉजिटिव होते हैं, ये किसी भी सूरत में याद रखना है। अगर फोकस दूरी नेगेटिव होगा ना तो पावर भी नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाई लेंस की हम बात कर रहे हैं, और लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, इसको किस में मापते हैं? इसको मेरे भाई डायप्टर में मेजरमेंट करते हैं। किस में? तो हम लोग डायप्टर में इसको मेजरमेंट करते हैं। और मैं एक रिलेशन आपको बहुत ही प्यार तरीके से मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि एक डायप्टर का मतलब कितना होता है। तो 1D एक डायप्टर का मतलब होता है मेरे भाई, एक डायप्टर का मतलब होता है, एक डायप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। इस बात को ध्यान रखना, कई बार ये रिलेशन पूछता है। एक डायप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स, यानी प्रति मीटर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक डायप्टर का मतलब क्या होता है? प्रति मीटर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो मीटर इनवर्स हमारा हो जाता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे बी जो हमारा होगा वो राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता देना चाहते हैं, लेंस में एक और कहानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस बात को गौर समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको जानना भी चाहिए मेरे भाई। किसी भी लेंस की अगर हम बात करते हैं ना, आपको ध्यान रखना एक बात, अगर लेंस कैसी है तो कहेंगे, अगर लेंस मोटी होती है तो याद रखना मेरे भाई उसका पावर ज्यादा होता है। अगर कोई भी लेंस अगर आप देखते हैं चश्मा वगैरह में जो लेंस लगता है उस लेंस की मोटाई अगर ज्यादा होता है तो उसका पावर क्या होगा तो कहेंगे ये ज्यादा होता है, याद रखना इस रिलेशन को। और अगर पावर ज्यादा अगर होगा मेरे भाई तो पावर और फोकस दूरी का उल्टा रिलेशन होता है, तो हम कहेंगे यहां पर जो फोकस दूरी होगा हमारा क्या होगा तो कहेंगे कम होता है। क्योंकि हम लोग ये रिलेशन जानते हैं, पावर इक्वल टू 1 में फोकस दूरी होता है, अगर किसी का पावर ज्यादा तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो मोटी लेंस के लिए हो गया। पतली लेंस का जो पावर होता है हमारा कम होता है, मोटी
लेंस का पावर ज्यादा होता है, पतली लेंस का पावर कम होगा, पावर कम होगा तो फोकस दूरी। तो मेरे भाई लेंस में दोनों तरीके से आप जान सकते हैं। यहां पर पतली लेंस भी हमारा पतली होती है, अगर लेंस अगर पतली होगा तो इसका पावर कैसा होगा, क्योंकि अगर पतली लेंस है उसका पावर कम होता है, और अगर पावर कम होगा तो याद रखिएगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो कहेंगे ज्यादा होगा। ये किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन आपको आना चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि गतिशील विद्युत आवेश हमारा उत्पन्न करता है। मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना गौर से। अगर हम विद्युत आवेश की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम विद्युत आवेश की बात करते हैं, समझना गौर से। अगर हम विद्युत आवेश की बात करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये हमारा विद्युत आवेश होता है जिसको क्यू से दिखाते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर होती है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यही हमें विद्युत धारा देता है। इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे यहां पर विद्युत धारा प्रवाह प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज की अगर गति होती है ना, तो याद रखना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट होता है, और जब वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो वहां पर मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है। तो विद्युत धारा के कारण क्या होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला है मेरे भाई, कि इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस बात को ध्यान रखना, विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण क्या होता है, कि इसके प्रवाह के कारण क्या होता है मेरे भाई, तो इसके प्रवाह के कारण क्या होगा, कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसके कारण क्या होगा, कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ये दोनों बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई इसी तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, जिंदगी में तुम गलती नहीं करोगे, बशर्ते कि मेरे भाई इसको बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आराम से हम लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब है मेरे भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कहेंगे यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मेरे भाई हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। इसका मतलब किसी गतिशील विद्युत आवेश की अगर हम बात करेंगे, तो गतिशील विद्युत आवेश के कारण हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हम सीधा कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड हमारा दोनों आएगा। लेकिन कोई मेरे भाई स्टैटिक अगर हमारा चार्ज है, चार्ज अगर रुका हुआ है, तब अगर बोलेगा तब हम कहेंगे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करता, क्योंकि चार्ज का गति होगा तभी हम कहेंगे धारा आएगा, धारा आएगा तभी हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा। अगर कोई स्टैटिक चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर चार्ज गति कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई केवल विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, केवल नहीं होगा, तो हम कहेंगे दोनों होगा, और ऐसी परिस्थिति में आंसर करेंगे सी। लेकिन मेरे भाई अगर स्टैटिक चार्ज की अगर बात करता है, अगर स्टैटिक चार्ज की बात करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जो स्टैटिक चार्ज हमारा होता है, और इसको कह सकते हैं जो स्टैटिक चार्ज होता है, जो स्थिर आवेश की हम बात करते हैं, ये गतिशील नहीं है। ये कैसा आवेश है मेरे भाई, क्योंकि ये स्थिर आवेश की हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि स्थिर आवेश से केवल और केवल हमें क्या प्राप्त होता है, कहेंगे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। इससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप होता है, ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका ये भी है, क्वेश्चंस आपका ये भी है। तो यहां पर विद्युत आवेश मेरे भाई के प्रवाह कर रहा है, इनके प्रवाह की हम बात करते हैं, ये गतिशील है तो दोनों होगा, अगर गतिशील नहीं है तब कोई एक आंसर करेंगे। क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चंस कई बार आपको फंसा भी लेगा, इसीलिए दोनों फॉर्मेट में दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मेरे भाई सी आंसर जो होगा मेरे भाई यहां पर किसी भी सूरत में हमारे लिए क्या हो जाएगा, किंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, किंग ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि अल्केन का क्या सूत्र दर्शाता है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर अल्केन अल्किन अगर आप पढ़ते होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अल्केन है ये हमारा क्या तो एक हाइड्रोकार्बन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अल्केन को अगर हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई अल्केन की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, अगर हम अल्केन की बात करते हैं, ए एन ई लगा हुआ है, और आपको ध्यान रखना जो अल्केन होता है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है।
ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, तो कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच मेरे भाई याद रखना हमेशा सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में सिंगल, तो ये चीज आपको ध्यान है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड अगर हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो समझ लेना मेरे भाई हमारे अल्केन ग्रुप का है, और हमारा क्या कहेंगे यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, बॉन्ड एंगल सॉरी बॉन्ड लेंथ की भी कहानी आती है। याद रखना सिंगल बॉन्ड जब होता है ना, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है। जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होता है, जितना जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है। इन दोनों रिलेशंस को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये लंबा चेन बनाता है, इसकी बॉन्ड की लंबाई अधिक होती है। और याद रखना मेरे भाई कि जो बॉन्ड लेंथ हमारा होता है, चूंकि क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कहेंगे यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, चूंकि वहां पर 3 गो है, और सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम होता है, इसलिए बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई बता दीजिए, अल्केन जो होगा हमारा किसको दिखाएगा, ये नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, दैट इज एल्केन, और ये हमारे अल्केन का है। और अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हम सभी लोग जानते होंगे, CnH2n में क्या होता है, कहेंगे यहां पर +2 हम लोग पढ़ते हैं, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई अखंड ज्योति बैच की भी क्लासेस अवेलेबल है। ये क्लासेस वो क्लासेस है मेरे भाई जो कि कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। 6 to 8 9 10 दोनों के लिए अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। इसकी क्लासेस क्या है तो थोड़ा पहले से चल रहा है। इसमें क्या होगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा आपको। मेरे भाई कुछ चैप्टर जो है आपके निकल चुके हैं तो ये वो बैचेज है, लेकिन न्यू में अगर आपको थ्योरी की क्लासेस अगर लेनी है तो उसके लिए आप इंजेक्शन बैच ही लीजिएगा न्यू बैचेज के लिए। अखंड ज्योति बैच की जो क्लासेस हैं इसमें आपको इसमें भी थ्योरी हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पहले से ये क्लासेस चल रही है। अगर आपको लगता है कि हमको पहले का पढ़ा हुआ हमको जल्दी कवर करना है तो फिर आप अखंड ज्योति बैच से भी कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। इस बात को समझिएगा, यहां पर दे रखा आपको विसर्जन नली की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है तो मेरे भाई आपको एक इमर्सन ट्यूब का हम लोग नाम कहते हैं। इमर्सन जो ट्यूब हमारा होता है उसको विसर्जन नली कहते हैं। और इस विसर्जन नली में बोला गया है कि कैथोड रे को उत्पन्न करने के लिए, किसको उत्पन्न करने के लिए मेरे भाई, तो कैथोड रे को उत्पन्न करने के लिए, कैथोड रे को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब हमें चाहिए। तो मेरे भाई एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो कैथोड रे उत्पन्न करने के लिए जो दाब होना चाहिए हमारा, क्योंकि कैथोड रे को उत्पन्न के लिए जो दाब होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। दाब निम्न होना चाहिए, लेकिन वेग जो होना चाहिए उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वेग की गति बहुत अधिकतम होनी चाहिए। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, कैथोड रे को उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, विसर्जन नली में हम सीधा कहेंगे कि उस विसर्जन ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए। तो इसका कंडीशन है और इस कंडीशंस को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट कंडीशंस ही पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कंडीशन, ये शर्त आपके लिए बहुत ही मददगार होगा और आपको ध्यान रखना वो कंडीशन क्या है। तो कहेंगे हमारा निम्न दाब की हम बात करेंगे, निम्न दाब तथा मेरे भाई हम उच्च ताप की हम बात करेंगे। निम्न दाब तथा हम उच्च वेग की बात करेंगे। निम्न दाब तथा मेरे भाई हम उच्च वेग की बात, उच्च ताप नहीं है यहां पर वेग है, तो मॉलिक्यूल्स के वेग की बात करते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, कहेंगे यहां पर एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब को जब हम लोग देखते हैं मेरे भाई तो कुछ इस तरीके का ट्यूब हमारा होता है और इसी में एनोड और कैथोड दोनों हमारे होते हैं। एक तरफ हमारा एनोड और एक तरफ हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। प्लस माइनस हम लोग अपने हिसाब से इस तरह से दिखा देंगे। तो हम कहेंगे एक तरफ हमारा कैथोड होगा तो इधर हम कह देते कि हमारा एक तरफ कैथोड है तो एक तरफ हम कह दिए कि एनोड है। अब इसी को मेरे भाई क्या करते हैं, दो टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं और दोनों टर्मिनल को अगर जोड़ते हैं तो वो हम बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे तभी माइनस प्लस हमारा होगा। और इस तरीके से क्या करते हैं, यहां पर एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं और जो छोटा है जो नेगेटिव टर्मिनल उसको हम छोटे टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बड़ा से जोड़ता है और कुछ इस तरीके से हम जोड़ देते हैं।
अब इस बात को आप ध्यान में रखना मेरे भाई कि यहां पर क्या होता है कि यहीं पर हमारे इस ट्यूब के अंदर का ही प्रेशर हमारा निम्न होता है। इसके अंदर दाब कैसा होगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हमारा दाब होता है वो निम्न दाब हमारा होता है, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा उनकी गति बहुत फास्ट होती है। और यहीं से हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो कैथोड की किरणें निकलना स्टार्ट कर देती है इस ट्यूब के अंदर। तो इस ट्यूब के अंदर कैथोड रे हमारा यहां से इमिट करता है और वो कैथोड से निकल करके एनोड तक पहुंच जाता है। तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर कैथोड कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो कहेंगे इसको हम एनोड कहते हैं। और जो हमारा कैथोड रे है वो कहां पर है, तो कहेंगे ये सब हमारा कैथोड रे है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा कैथोड रे है और यही कैथोड रे हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर गति करता है, लेकिन इस ट्यूब के अंदर का दाब निम्न होना चाहिए। और दूसरी बात है मेरे भाई इसके अंदर उसकी गति अधिक होना चाहिए। तो हम सीधा कह सकते हैं यहां से सभी कैथोड रे हमारा क्या करता है, गति करना शुरू कर देता है, इमर्सन होना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई निम्न दाब कितना होना चाहिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि इसके विसर्जन नली के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए ये आपका बहुत कम होना चाहिए, 0.001 mm ऑफ Hg की हम बात कर रहे हैं। तो ये mm ऑफ Hg जो लिखा हुआ है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं प्रेशर का रीडिंग है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये किसी गैस के जो आयनाइज्ड गैस होता है इसके अंदर, उस आयनाइज्ड गैस का प्रेशर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आयनाइज्ड गैस का जो प्रेशर हमारा होगा वो कितना होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा 0.001 mm ऑफ Hg होगा। और ये किसका होता है मेरे भाई प्रेशर, तो कहेंगे आयनाइज्ड गैस का प्रेशर होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर आयनाइज्ड गैस की बात कर रहे हैं। आयनाइज्ड गैस का जो प्रेशर होता है, आयनाइज्ड गैस का जो दाब होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये बात मेरे भाई एकदम क्लीन हो गया कि ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो काम आपको करना है। बी क्रिएटिव कह रहे हैं कि सर मेरा टीजीटी साइंस में हो गया, कांग्रेचुलेशन। जिनके भी चूंकि साइंस में बहुत बच्चे का रिजल्ट हुआ है, हम तो आप लोगों को कहते हैं कि लगातार आप मेहनत कीजिए ना, सफलता एक एक बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई सेशन को लाइक भी कीजिए और आप लोग दबा के सेशन को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों में कोई एनर्जी ही नहीं है। आप लोग सेशन को शेयर वेयर भी किया कीजिए, ताकि जाकर के मेरे भाई पढ़ाने में भी थोड़ा एनर्जी है, पढ़ाने में भी लगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज आपको दे पाए। अगर तुमको लगेगा कि कम बच्चे लाइव हैं तो हम फिर फटाफट खत्म भी कर देते हैं। इसीलिए अगर लाइव रहेगा तो उतने ही डिटेल में पढ़ा देंगे, तुमको लगेगा कि मजा आ रहा है। इसलिए सेशन को, मेरे सेशन को शेयर भी किया कीजिए, एक दूसरे को आप बताइए, एक दूसरे को सेशन शेयर करवाइए। और दूसरी बात है मेरे भाई कंटेंट में आपको कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा हमारा कथन जो है वो गलत है, इस बात को ध्यान रखना। तो गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। मेरे भाई एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को आप नहीं किए हो क्या? बिल्कुल किए हो। जब आप पीरियोडिक टेबल को उठा करके देखते हो तो मेरे भाई इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कुछ धातु होता है। अगर हम धातु की बात करते हैं मेरे भाई, तो इस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होती है, कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। और अगला इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि धातु के ऊपर क्या होगा, कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन किस पर, तो कहेंगे धातु पर। किस पर आएगा मेरे भाई, तो धातु पर देखने को मिलेगा। दूसरा बात आपको ध्यान रखना, अगर हम यहीं पर अधातु की बात करते हैं, तो जो अधातु होता है मेरे भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये बात ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो याद रखना मेरे भाई, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन किस पर, तो मेरे भाई हम कहेंगे अधातु पर जनरली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपके यहीं से हो जाते हैं। दूसरी बात है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो अधातु धनायन बनाती है। अब देख लीजिए, अधातु में मेरे भाई नेगेटिव आयंस है, अधातु कभी भी धनायन नहीं बनाएगा, अधातु पर ऋणायन होगा मेरे भाई। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या, तो टोटली रॉन्ग है मेरे भाई, ये गलत है। धनायन नहीं होगा, ऋणायन होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अधातु हमारा क्या होगा, कि ऋणायन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अधातु ऋणायन है। अधातु मेरे भाई विद्युत का कुचालक भी होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना।
अधातु में क्या नहीं होगा, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होगा मेरे भाई, अधातु में अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मेरे भाई जी सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि विद्युत का ये कैसा होगा, कहीं यहां पर कुचालक माना जाता है। इसलिए ये कैसा होगा कि यहां पर विद्युत का हमारा कुचालक होगा, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन धातु जो हमारा होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसमें मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें होता, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो मेरे भाई ये फिर क्या होगा, कहेंगे हमारा यहां पर विद्युत का सुचालक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फिर विद्युत का क्या होगा, कहेंगे इसको विद्युत का हम लोग सुचालक कहते हैं, इस बात को मेरे भाई किसी भी सूरत में आप ध्यान रखेंगे। कारण यही है, कारण यही है, इस बात को ध्यान रखना है, क्यों हमारा ऐसा होगा, क्यों हमारा नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको करा रहे हैं ना, सभी पॉइंट अपने आप में मेरे भाई बहुत बेहतरीन है। बस आपको काम करना है, तब बस आपको काम करना, ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछेगा और आपको वहां पर पूरी तरीके से तैयार रहना है, और क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट सही था, आपको गलत जो था आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक्टिनाइट्स रे में कितने तत्व होते हैं, तो 14 को तत्व होता है। हम लोग लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हम लोग करते हैं ना, इस बार टेक्नीशियन में लगे भाई, पढ़ा हुआ खराबी नहीं करता है कभी भी। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़िए ना, कभी आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके हर एक जगह काम आएंगे, इसीलिए आप ध्यान होकर के मेरे भाई पढ़िए। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की जहां तक बात है ना, तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो हमारा होता है वो मेरे भाई एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को माना जाता है। लेकिन एक्चुअली में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो हमारा होता है वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि डी ब्लॉक के अंदर से ही निकाल करके बाहर में व्यवस्थित किया गया है, चूंकि उसके अंदर उसको अगर रखा जाता तो फिर हमारा डिसऑर्डर आ जाता है एलिमेंट का, इसीलिए उसको बाहर कर दिया। लेकिन है वो डी ब्लॉक का ही, उसको इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो मेरे भाई इसमें से हम कहते हैं कि हमारा एक्टिनाइड की अगर बात करते हैं तो एक्टिनाइड हमारा कौन सा है, तो कहेंगे एक्टिनाइड श्रेणी में हमारा 14 को तत्व होता है। देखिए एक्टिनाइड हो या लेंथेनाइड्स हो, दोनों में 14 को तत्व होता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर निम्नलिखित श्रेणी का सदस्य कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो एक्टिनाइड्स में कौन नहीं होता, तो कहेंगे एक्टिनाइड्स में हमारा ये होता है, एक्टिनाइड्स में हमारा ये होता है, ये नहीं होता, ये लेंथेनाइड्स का है। जो टीएम हमारा एलिमेंट है मेरे भाई, ये हमारा किसका, तो लेंथेनाइड्स का होता है। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में आप देखिएगा 14 को तत्व होता है, उसको आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, तभी ये क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला मेरे भाई हमारे सामने में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सही स्टेटमेंट को बताना है। तो बताइए मेरे भाई स्टेटमेंट सही कौन सा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ड्रा आइस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। एक एक बच्चा कहेगा कि हाँ हम लोग जानते हैं, जो सूखी बर्फ होती है जिसको हम लोग ड्रा आइस कहते हैं, ये बिल्कुल हमारा राइट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदलती है, मेरे भाई तरल रूप में नहीं बदलती, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहां पर सीधे कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदलती है, जो कि हमारा यहां पर पूरी तरीके से रॉन्ग है मेरे भाई, स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे, पूरी तरीके से हमारा रॉन्ग है। ये पूरी तरीके से हमारा रॉन्ग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सही को चूज करना, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि जब कभी भी हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, जब हम उसको गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस बनता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको हम कैसा प्रोसेस कहते हैं, तो इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसी को सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर सब्लिमेशन का जो प्रोसेस हमारा किस में होता है, तो याद रखना मेरे भाई कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड जो हमारा गैस बनता है मेरे भाई, बीच में लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं होता, ध्यान रखना है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें हमारा शामिल होता है मेरे भाई, इसमें नेफ्थलीन भी हमारा शामिल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा और क्या होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कपूर वगैरह जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कपूर भी हमारा शामिल होता है, और आयोडीन वगैरह भी हमारा इसमें शामिल होता है। ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है, इसमें ये प्रोबेबली ये हमारा होता है। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पर तरल नहीं कहेंगे, क्योंकि तरल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर द्रव भी होता है। तरल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर द्रव भी होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म, इंग्लिश में देखिए ना, तरल को यहाँ पर लिक्विड कह दिया है। ये लिक्विड बनवे नहीं करता, डायरेक्ट ठोस से गैस में जाता है, जो कि गलत है। आगे कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर हमारा गैस में बदल जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से क्या जाकर कहेंगे, यहां पर राइट हो जाएगा।
तो मेरे भाई हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो कहेंगे पहला और तीसरा सही है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर, मेरे भाई NaCl के घोल में नमक की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, किसकी मात्रा आप बढ़ा रहे हैं? तो आप मेरे भाई उसमें लवण की सांद्रण को बढ़ाने पर, यानी कि जो लवण की सांद्रता है आप उसको बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? मेरे भाई जब लवण में आप लवण की सांद्रता बढ़ाओगे तो pH मान में परिवर्तन हो जाएगा, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात है कि उसकी डेंसिटी में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसके घनत्व में भी परिवर्तन आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई उसका अपवर्तनांक हमारा वही रहेगा। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा, अपवर्तनांक जो होता है ना वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नमक अगर है तो मेरे भाई नमक ज्यादा रहे कि नमक कम रहे, समझना, सांद्रण की बात कर रहा है। नमक ज्यादा रहे कि नमक कम रहे, कि नमक बहुत कम रहे कि नमक बहुत ज्यादा रहे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नमक हमारा एक ही है मेरे भाई, पदार्थ एक ही है, तो उसका हम कहेंगे अपवर्तनांक भी एक होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर हम कहेंगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप सीधा कहेंगे सर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। आगे दे रखा है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा किस उपसंग के सदस्य होते हैं? तो मेरे भाई जिस उपसंग के सदस्य हमारे होते हैं वो हमारा लाइकोप्सिडा के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, लाइकोप्सिडा संघ के हमारे ये जीव होते हैं, ध्यान रखना है। कहां से लाए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दम्मा मानव शरीर के लिए, मेरे भाई दम्मा हम लोग जानते हैं ना, दम्मा जो अस्थमा बीमारी होता है ये क्या है? तो मेरे भाई अस्थमा की बात करते हैं। दम्मा जिसको आप कह रहे हैं, तो अस्थमा जो होता है मेरे भाई ये हमारे फेफड़े का डिजीज माना जाता है। तो फेफड़े की जो बीमारी होती है वो कौन सी होगी? तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि फेफड़े की जो बीमारी होती है उसको अस्थमा कहते हैं। फेफड़े की जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। और फेफड़े की बीमारी हमारा अस्थमा का, इसका मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के से अंतर्गत आएगा, क्योंकि फेफड़ा, हम फेफड़े में क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है, इस बात को आप जानते होंगे। इसी में हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर रेस्पायरेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखते हो मेरे भाई, इसी में रेस्पायरेशन होता है, इसी में हमारा श्वसन की क्रिया, इसी पर रेस्पिरेशन, यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम माना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? आप ऐसे समझिए, इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो भी वेन्स होगा, जो भी आर्टरी होगा, जो भी धमनी होगा, जो भी सिरा होगा, या फिर हमारा हार्ट हो गया, सब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे अस्थमा कैसा डिजीज? तो कहेंगे लंग्स की बीमारी होती है, और दम्मा जिसको आप कह रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार, कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं मेरे भाई कि कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है, आपको यह बात बताना है। बताइए इनमें से कौन सा संघटक हमारा नहीं होगा? यानी कहने का मतलब है मेरे भाई आपको यह मिलान करके बताना। एक बात बताइए, घास है, शेर है, खरगोश है, भेड़िया है, इसमें सबको देखिएगा, सबका एक ऑर्डर मैच करना चाहिए। जैसे आप देखिए, घास को कौन खाएगा? तो खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? तो भेड़िया खाएगा। भेड़िया को कौन खाएगा? तो मेरे भाई शेर खाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। इसलिए हम कहेंगे मेरे भाई ये हमारा आहार श्रृंखला का संघटक है, यानी मेरे भाई ये हमारा मैच कर जा रहा है। तो हम लोग सीधा कहेंगे घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? तो भेड़िया खाएगा। भेड़िया कौन खाएगा? तो शेर खाएगा। एकदम कहानी सिंपल है। दूसरी बात मेरे भाई यहां पर प्लवक दे रखा है, और दूसरा है कि हमारा मछली है टिड्डा। एक बात बताइए मेरे भाई, चलो यहां तक तो चलो ठीक है कि प्लवक को कौन खाएगा? तो कहेंगे प्लवक को मछली खाएगा। और मछली को कौन खाएगा? तो कहेंगे मछली को मानव खाएगा। यानी कहने का मतलब मछली को कौन खाएगा? तो कहेंगे मछली को मानव खाएगा। तो मेरे भाई प्लवक को जो खाएगा वो कौन खाएगा? तो प्लवक को खाने वाला हम सीधा कहेंगे यहां पर जो प्लवक को खाने वाला होगा हमारा कौन खाएगा? तो कहेंगे जो प्लवक को खाने वाला वो कौन होगा? तो मछली होगा। और मछली को खाने वाला कौन होगा? तो आदमी होगा। लेकिन मेरे भाई जो टिड्डा होता है ये तो घास खाता है। टिड्डा जो छोटे मोटे कीट होते हैं उसको टिड्डा कहते हैं, वो तो घास खाता है। ये तो मेरे भाई घास खाता, और घास तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये क्या खाता? कहेंगे ये तो हमारा घास खाता, और घास का ऑप्शन में रिलेशन ही नहीं है। तो मेरे भाई ये टिड्डा अगर घास खाता है और टिड्डा अगर इसमें दे दिया, इसी टिड्डा की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि इसका मिलान हमारा सही नहीं है, ये गलत हमारा हो गया। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा नहीं हुआ। दूसरा, जैसे हम भेड़िया है, घास है, सांप है, बाघ। एक बात बताइए मेरे भाई कि घास को कौन खाएगा? तो घास को खाने वाला यहां पर भेड़िया मान लेते, भेड़िया हमारा है। अब लेकिन घास को अगर भेड़िया खाएगा तो भेड़िया को तो बाघ खाएगा। लेकिन मेरे भाई ये सांप जो ये किसको खाएगा?
तो सांप तो मेढक खाता है, तो फिर यहां पर ये हमारा क्या जाएगा, इससे इन सीक्वेंस आ गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब दूसरी बात है मेरा, यहां देखिए, आप यहां कहेंगे सर घास है ना, इस घास को कौन खाएगा, कहेंगे घास को टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा, तो टिड्डा खाएगा। दूसरी बात है, यहां पर मेरे चील है मेढक, मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को सांप खाएगा, रिलेशन सही है। सांप को कौन खाएगा मेरे भाई, चील खाएगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर फिर से सही है, ये सही है, ये सही है। तो मेरे भाई हम कहेंगे हमारा जो फूड चेन होता है, और उस फूड चेन में अगर आप देखिएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बाद बाकी तीसरा, दूसरा और तीसरा हमारा क्या है, तो गलत है। तो फूड चेन का अपना एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग आंसर करते हैं। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो पहला और चौथा हमारा सही है, तो पहला चौथा हमारा सही है, तो पहला और चौथा हमारा कहां दे रखा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा तो हमारा गलत हो चुका। अच्छा गलत कौन सा वो पूछ रहा है, तो दूसरा और तीसरा गलत है। दूसरा और तीसरा कहां है, दूसरा और तीसरा हमारा कहां, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एंटीबायोटिक के बारे में बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो अगर एंटीबायोटिक के बारे में अगर आपसे बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो मेरे भाई आपको नहीं वाला स्टेटमेंट को ढूंढना पड़ेगा। कौन सा हमारा सही नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए मेरे भाई, जो एंटीबायोटिक होता है ना, वो विषाणु वायरस पर हमारा क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये वायरल डिजीज पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इनका इफेक्ट कहां पे होता है, तो इनका इफेक्ट होता है मेरे भाई जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, वहां पर इनका इफेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक हमारे जो वायरल डिजीज होते हैं, विषाणुओं के विरुद्ध हमारा प्रभावी नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू की बात करते हैं। मेरे भाई जुकाम एवं फ्लू की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, तो ये दोनों के दोनों हम सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि हमारे वायरल डिजीज है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारे कैसे, तो कहेंगे वायरल डिजीज होता है, और हम कहेंगे एंटीबायोटिक जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होता, क्योंकि वो वायरस पर हमारा डिजीज, वायरल पर हमारा इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन दूसरी बात, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक की बात करते हैं। मेरे भाई चेचक भी वायरल डिजीज है। फाइलेरिया हमारा क्या, तो कहेंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। डिप्थीरिया की बात करते हैं, हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। तो मेरे भाई ये भी हमारा वायरल डिजीज है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है, इसमें तो मेरे भाई हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है बोला गया, इसमें तो सभी सही लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, तो ये भी हमारा कैसा डिजीज कहेंगे, चेचक भी हमारा कैसा कहेंगे, यहाँ पर वायरल डिजीज होता है, इस पर भी मेरे भाई कोई इफेक्ट नहीं होता है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक कैन इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया एंड डिप्थीरिया। यानी कहने का मतलब मेरे भाई इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। वैसे मैं एक बार आंसर्स मिलान कर लेता हूं, इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या दे रखे हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सी दे रखा है। आंसर जो आपको दे रखा है ये सी दे रखा है। आंसर जो है इसका सी दे रखा है मेरे भाई। कौन सा सही नहीं है बोला गया है, कौन सा सही नहीं। अच्छा 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 मेरे भाई यहां पर एक बात आपको बोला गया है, ध्यान रखेंगे। ये तो वायरल हमारा हो गया, यहां पर डिप्थीरिया है मेरे भाई। ये डिप्थीरिया हमारा क्या होगा, कहेंगे डिप्थीरिया हमारा कैसा डिजीज है, तो हम लोग कहेंगे मेरे भाई डिप्थीरिया हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसा डिजीज कहेंगे, ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज हमारा होगा। लेकिन फाइलेरिया कैसा कहेंगे, ये हमारा प्रोटोजोअल डिजीज, ये प्रोटोजोआ से होता है। ये कैसा डिजीज कहेंगे, ये प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है, ये बात को ध्यान रखना। चेचक तो मेरे भाई वायरल डिजीज होगा। तो एंटीबायोटिक यहां हो शामिल हो सकते हैं बोला गया है मेरे भाई। तो डिप्थीरिया हमारा हो सकता है, डिप्थीरिया में हो सकता है, इन सब में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका सी दे कह रहा कि कौन सा सही नहीं है, ये सब सही है। अच्छा सॉरी, ये सब सही है, ये सही नहीं है, ये सब सही है। अच्छा यहां पर मेरे भाई डिप्थीरिया में तो इफेक्ट डालता है, और कहां पर इफेक्ट नहीं डालता उसके बारे में सही कहां से नहीं है ये बोला गया है। तो ऐसे में आंसर क्या करेंगे, सही नहीं वाला। तो ऊपर वाला तो दोनों हमारा सही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा कहेंगे कि बैक्टीरियल में कह रहा है कि हमारा हो सकता है, जो कि सही नहीं, यहां शामिल हो सकता है जो बोल दिया ये गलत है। यहां पर मेरे भाई इसी की वजह से ये गलत हो रहा है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई ये टेस्ट आप जो कहते हैं कहां मिलेगा, तो ये सेशन 4 करके साइंस टेस्ट या मैथ और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन भी ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएंगे ना, तो आपको वहीं पर ये टेस्ट अवेलेबल है। आप इस टेस्ट को लेकर के भी आप टेस्ट दे सकते हैं और लगातार अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उज्जैन की धरती से प्रणाम महाकाल के दीवाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय महाकाल। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे में मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर भी आप यहां पर मेरे भाई मैं आपको स्टार कर देता हूं, एक बार फिर भी आप चेकआउट करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, ये आपको बताना। फिर से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं वो बताना है। लेकिन मेरे भाई आसान क्वेश्चन है। सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित सवाल की बात कर, इसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं मेरे भाई। इसमें
क्लोरोफिल मौजूद होता है। और जब क्लोरोफिल मौजूद होगा इसमें तो हम कहेंगे अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ये अपना भोजन खुद बनाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या मौजूद है, कहेंगे इसमें क्लोरोफिल होता है, दोनों में क्लोरोफिल होता है। तो इसमें क्या होगा तो हम लोग सीधा कह सकते हैं इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और अगर मेरे भाई इसमें क्लोरोफिल अगर मौजूद है, क्या मौजूद है कहेंगे इसमें अगर क्लोरोफिल अगर होता है तो मेरे भाई जाहिर सी बात है ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता है। ये कैसे तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की हम बात करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके ये क्या करता है तो अपना भोजन खुद बना लेता है। और जब अपना भोजन खुद बना लेता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाता है तो हम कहेंगे उसको उत्पाद कहते हैं, वही हमारा प्रोड्यूसर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसी भी सूरत में हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो गया। ब्लू ग्रीन अलगी की बात कर लीजिए या फिर सभी हरे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन खुद बनाता है तो हम कहेंगे ये क्या है, उत्पाद है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, दूसरी बात, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से बनाते हैं। मेरे में कार्बनिक यौगिक से नहीं, अकार्बनिक यौगिक से बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्बनिक यौगिक की बात करता है ना तो कार्बनिक यौगिक हमारा क्या होगा कि ग्लूकोज वगैरह होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि हरे पेड़ पौधे, ये कार्बनिक यौगिक लिख करके ये गलत कह दिया, अकार्बनिक यौगिक होता है। तो हरे पेड़ पौधे अगर अपना भोजन बनाते हैं तो अकार्बनिक यौगिक से बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये किससे बनाते हैं तो ये मेरे भाई अकार्बनिक यौगिक से बनाते हैं। ये किससे बनाएंगे तो अकार्बनिक यौगिक की हम बात करते हैं, इससे बनाते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में अगर देखिएगा तो इसी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह मिल जाएगा या पानी हमारा मिल जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई ये सब हमारा होता है, सूरज की प्रकाश होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये सब हमारा क्या तो किंग अकार्बनिक यौगिक होता है, इससे हमारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं भोजन बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक से नहीं बनाता है, जो कि गलत है मेरे भाई। ये गलत था, आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए आंसर तो आपको मिल गया है। अगला कहता है जो उत्पादक होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। तो मेरे भाई जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं इनको ये सब चीज की जरूरत होती है, तब अपना फोटोसिंथेसिस करता है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई हम कहेंगे पहला और दूसरा, तीसरा जो सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत था। अगर गलत को आंसर करना था तो ऑप्शन नंबर बी को ही आंसर करेंगे, जो कि आपका किसी भी सूरत में यहां पर गलत दे रखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कल से सारी क्लासेस अपने समय पे सब कुछ अपने तरीके से चलेगी। एक आध दिन मेरे भाई क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि रिजल्ट के कारण, क्योंकि लगातार बच्चे आ रहे थे और लगातार बच्चे आते ही रहते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे मिलके गए। मेरे पास तो बहुत सारा लिस्ट है मेरे भाई, मेरे पास तो लिस्ट है, एक तरफ से भड़मार लिस्ट है, आपको हम दिखाएंगे जिनका रिजल्ट हुआ है। एक एक बच्चे का रिजल्ट हुआ, आप कितना रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट की भरमार है मेरे भाई। जब आप देखिएगा ना तो आपको रिजल्ट ही रिजल्ट नजर आएगा, इसमें खाली रिजल्ट। आपको तो ये रैंक 1 भी दिखाता है, ये रैंक 1 भी आप देखते होंगे, ये रैंक 1 प्लेटफॉर्म साइंस का रैंक 1 जो लाया गया है, ये साइंस अभिषेक कुमार जो है इन्हीं का रैंक 1 आया था। ठीक है, तो ये रैंक 1 भी आपका साइंस में, टीजीटी साइंस में यहीं से है। और दूसरी बात है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म के सभी सफल कैंडिडेट का ये फोटो आप देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है हम उनके फोटो को आपको दिखा रहे हैं। ये सभी के सभी मेरे भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। A to Z जितना भी आप फोटो देख पा रहे हैं सभी के सभी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आप देख लीजिए ना, ये इतना तो सिर्फ मेरे पास ये सारे सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का फोटो आया है, इनके रोल नंबर या इनका जो भी आईडी है वो सब हमें प्राप्त हुआ है। अभी आप देखते जाइए ना कितना रिजल्ट, इतना तो सिर्फ मेरे पास आया है। अब तो संस्थान में बहुत सारा बच्चे का तो ऐसे इंक्वायरी या फिर ऐसे उसके माध्यम से आया है, जिनके पास मेरा नंबर वगैरह होगा या फिर किसी भी तरीके से उनके पास पहुंचा होगा, वो बच्चे हमको कांटेक्ट किए हैं। ये 9 10th के हम बता रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं ना, ये सब रिजल्ट ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये टोटल रिजल्ट आपके संस्थान से और आपके गुरुजी के द्वारा हम आपको कहते हैं कि मेरे भाई आप भी विश्वास के साथ खाली मेहनत कीजिए ना, सफलता मेरे देखिए ना अभी तक खत्म नहीं हो रहा, इतना रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब है आप देखिए ना, सिर्फ इतना तो मेरे पास आया है, हम आपको मोबाइल पे ही दिखा दिए, इतना मेरे पास आया है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, और तो कई का हम रिजल्ट को हम दिखा भी नहीं पाए आपको, बहुत रिजल्ट मेरे पास आया है साइंस के लिए। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई कि थोड़ा मेहनत कीजिए, सफलता आपको श्योर मिलेगी, हम आपके साथ हैं। और सफलता कैसे नहीं मिलेगी, और अगर आप ठान लीजिएगा, ये मन में सोच लीजिएगा कि हमको इस बार रैंकर बनना है, रैंक लाना है, तो किसी भी सूरत में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको किसी भी सूरत में तैयारी करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको और भी कराते हैं, और भी क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे, और इसी तरीके से ये बेहतरीन जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चंस को हम कराते रहेंगे। इसलिए आप निसंदेह सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से आप अटेंड करिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा। है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया ना कि लगातार ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी हो रहा है, और एक दो दिन से आपकी क्लासेस थोड़ा बाधित थी, लेकिन अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेगी। आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से सारे क्लासेस को करिए अटेंड, और बेनिफिट आपको मिलेगा। 3 से 4 महीने में, 5 महीने में आप भी बीपीएससी टीचर बन जाएंगे। ज़्यादा दिन का नहीं है, 3-4 महीना इंतजार कीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ था वो छटपटा रहे थे, तो उनका टीआरई 3 में भी रिजल्ट बहुत जल्दी हो गया। अब टीआरई 3 वाले जिनका नहीं, वो छटपटा रहे होंगे, तो मैं आपको भी कह देता हूं, समय नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आपका बहुत सामने सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली मेहनत कीजिए, कुछ दिन और काम आपका हो जाना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में, यानी मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, या फिर कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, अगर किसी प्लांट के अंदर, जैसे जड़ वगैरह हम देखते होंगे, कोई भी प्लांट के जो जड़ होती है वो देखिए मिट्टी के अंदर भागता है, तो मेरे भाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि क्रमशः शाखा, कुछ शाखा की भी बात कर रहा है और जड़ की भी बात कर, कुछ शाखा देखिए नीचे लटक जाता है और जड़ की भी बात करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, उसकी जो वृद्धि होती है उसी को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो हमारा होता है उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन तो हमको लगता है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो बल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि स्टैटिक चार्ज के कारण केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर कोई मूविंग चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दोनों चीज जनरेट होता है। आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद ही चाहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ रहेगा, बस आपको लगातार मुझे फॉलो करना है और आपको मेहनत करना है। आप मेरी एनर्जी हो, और जितने तरीके से आप करोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। सर मैं यूपी से हूँ, बिहार स्टेट क्वालिफाई किया हूँ, मैं मार्कशीट पर बीसी कैटेगरी लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अदर स्टेट से हो तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में कह रहा है। कहां पे कह रहा है मेरे भाई, तो निर्वात या मुक्त स्थान की बात करता है, जहां पर मेरे भाई कुछ भी नहीं है। अब उन दोनों निर्वात या उस निर्वात जगह पर दो स्थिर बिंदु आवेश है, यानी मेरे भाई जो दो आवेश है वो स्टैटिक चार्ज के रूप में है, और स्टैटिक चार्ज को आप मान लीजिए ना, एक बिंदु पर आप कहेंगे Q1 है तो दूसरे बिंदु पर आप कह दीजिए ना Q2 होगा। मेरे भाई इन दोनों चार्ज के बीच जो दूरी है उसको मान लेते हैं कि R है, और इन दोनों चार्ज के बीच में जो बल लगेगा इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ये कंप्लीट रूप से हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हमारा होता है मेरे भाई, ये हमारा दो आवेशित चार्ज के बीच में हमारा लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये कंप्लीट रूप से अगर आप देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव भी होता है, ये दोनों तरह का हमारा होता है। तो मेरे भाई ये विकर्षित नेचर का भी होता है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये आकर्षित नेचर का भी होता है। तो ये विकर्षित भी होगा और साथ साथ याद रखना मेरे भाई ये आकर्षित भी होता है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भगाता है, और जो अपोजिट चार्ज होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो मेरे भाई ये जो लॉ दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जो लॉ दिया गया है ये कूलम्ब नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, तो आप सीधा कहेंगे ये कूलम्ब जो साइंटिस्ट है उसी का नाम है, और कूलम्ब का नियम भी हमारा यही कहता है, याद रखेंगे। तो कूलम्ब का नियम हमारा यही कहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लेंज लॉ की बात
करते हैं, चूंकि इस पर भी बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है आपसे, और मैं आपको बता देना चाहता हूं सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि लेंस का जो हमारा नियम होता है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा कौन काम करता है, तो हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर हमारा लेंज लॉ काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, और गॉस का नियम मेरे भाई मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे रखा है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिए एक बार मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर करके आप सभी लोग बता, देखते कितने लोग आंसर करते हैं, एक बार फटाफट करके आंसर करके बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक अवतल गोलाकार दर्पण की बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला चीज तो हम लोग दिमाग में ये चमकना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, तो मेरे भाई अवतल दर्पण है, ये क्लियर हो गया। अब अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी वगैरह क्या होगी, तो मेरे भाई डिसाइड करेगा उसका स्ट्रक्चर। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण हमारा चम्मच के आकार का होता है, इतना तो आपको किसी भी सूरत में याद रखना पड़ेगा। और आसान सा है चीज मेरे भाई, आप याद रख भी सकते हो। और अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो मेरे भाई काल्पनिक वास्तविक दोनों इमेज बनाता है, काल्पनिक भी बनाएगा और हमारे वास्तविक भी इमेज बनाते हैं। शिवानी सिन्हा कह रहे हैं सर अखंड ज्योति है, यूट्यूब पर भी लाइए प्लीज। अखंड ज्योति बैच जो है ना, वो क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर चलता है। शिवानी जी, आप वहां पर अखंड ज्योति बैच क्लास लीजिए ना, और एप्लीकेशंस पर बेहतरीन तरीके की क्लास आप पढ़िए ना, आपको मजा आ जाएगा। कंटेंट पढ़िएगा तो आप कहिएगा कि सर किस लेवल का कंटेंट उसमें दिया गया है, आप समझ कर आपको लगेगा सर जो पढ़ाएं कसम से वही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा विश्वास करके आप वहां पर जाइए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार कोई चीज बोला नहीं जाता, बस आप उस चीज को जा करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसमें लेवल बेहतरीन आपके हैं। अब मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बीचों बीच जो लाइन पास करता है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। लेकिन जो प्रधान अक्ष होता है ये हमारा क्या कैसा होगा, क्योंकि हमारा काल्पनिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई कि ऐसे हम बना दिए, लेकिन याद रखना कि जहां पर ये कट करेगा उसको पोल कहेंगे, इधर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है कहेंगे यहां पर हमारा फोकस होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है और वस्तु को मुख्य अक्ष के दर्पण के सामने ध्रुव से इतना दूरी पर रखना है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई वक्रता त्रिज्या कितना है, तो 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना है, तो कहेंगे 30 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर हमारा है, जो कि वक्रता त्रिज्या उसका है, तो मेरे भाई फोकस दूरी तो हमारा जाहिर सी बात है कि 15 सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोकस दूरी का एक रिलेशन हम लोग जानते हैं मेरे भाई, कि फोकस दूरी हमारे कहां से, तो हम कहेंगे पोल से मापते हैं। और अगर हम फोकस दूरी की बात अगर करेंगे तो F इक्वल टू हमारा क्या होगा, r/2 हो जाता है। अब हमारा वक्रता त्रिज्या कितना, कहेंगे 30 है, 30 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये 15 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ हमारा होगा, लेकिन इधर की ओर होगा। तो 15 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी है, यहां तक का दूरी होता है। और वस्तु को कहां रखना है, तो मेरे भाई वस्तु को भी 15 सेंटीमीटर पे ही रखना है। यानी ये बात क्लियर हो गया है, अगर वस्तु को भी आप फोकस दूरी पर ही रखते हैं, तो मेरे भाई वस्तु को कहां रखना है, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं इस वस्तु को कहां रखना है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अगर वस्तु को आप रखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वस्तु हमारा फोकस पर ही रहेगा। वस्तु कहां रहेगा, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये वस्तु फोकस पर रहेगा। मेरे भाई अवतल दर्पण का एक कंसेप्ट कहता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दोनों वाइस वर्सा, किसी भी सूरत में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी सूरत में यह बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, सर प्लेटफॉर्म वाला साइंस बुक भी करवा दीजिए, करवा देंगे, प्रीवियस ईयर भी वो भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर तो एक क्वेश्चंस करवा देंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, सर का डिट्टो क्वेश्चंस पेपर में आता है। हाँ श्रीकांत जी सही बोल रहे हैं, श्रीकांत जी आप क्लास किए होंगे, पता चल गया होगा क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं और आपको करना क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए गौर से, हमने इतना ही पढ़ा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो हम फोकस दूरी कैलकुलेट कर लिया। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मेरे भाई पोल से लेकर के मुख्य फोकस की दूरी, हमारा फोकस दूरी होता है 15 सेंटीमीटर का है। तब कहता है कि मुख्य अक्ष के दर्पण, वस्तु को मुख्य अक्ष के दर्पण में सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। इसका मतलब मेरे भाई इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को भी रखना है, और वस्तु को अगर फोकस पर रखेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। याद रखना
अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो मेरे भाई ये बात तो क्लियर हो गया है कि अनंत पर हमारा इमेज बनना है, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, अनंत पर बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे तो काल्पनिक होता है। तो मेरे भाई अनंत पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसमें कितने केस होते हैं, तो 6 केस हमारा होता है। तो एक आप यहां देखिए, इसमें जो भी केसेस होंगे वो क्या होगा, कहेंगे एक बार वस्तु यहां रहेगा, 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 एक बार यहां रहेगा। तो मेरे भाई इन सभी केस में वास्तविक इमेज बनता है, तो काल्पनिक के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। अगर मेरे वस्तु कहीं पर भी रखेंगे नहीं पांचों केस में, तो हम कहेंगे वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, कहेंगे उल्टा होता है। और जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दूर जाएंगे छोटा, और वक्रता केंद्र पर अगर रखते तो समान आकार का मिलता है, वक्रता केंद्र से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बड़ा इमेज बनता है। तो मेरे भाई अगर फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अत्यधिक विवर्धित मतलब मेरे भाई हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बड़ा इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक उल्टा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे बहुत ही प्यार से आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और ऑप्शन बी जो होगा आपका यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर्स कर सकते हैं, तो आराम से ये क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए। और मेरे भाई 4-5 केसेस के बारे में तो हम यहां पे चर्चा कर दिए, लेकिन एक और केस इसमें होता है जो कि ये वाला केस, यहां पर अगर वस्तु होता ना तब काल्पनिक इमेज होता। तो वस्तु कहां पे, फोकस और पोल के बीच में अगर होता तब हम कहते कि कैसा इमेज देता, तब हम कहते कि सीधा सीधा ये काल्पनिक देता। और काल्पनिक इमेज कैसा होता, कहेंगे यहां पर हमारा सीधा होता। दूसरी बात मेरे भाई, ये वस्तु से काफी बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा होता, कहेंगे ये वस्तु से अधिक, बहुत अधिक बड़ा होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, वस्तु से काफी अधिक बड़ा होता है, हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दर्पण के पीछे होता है, चूंकि काल्पनिक दर्पण के पीछे होता है। आगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर आंसर्स करेंगे तो बताइए क्या कह रहा है कि प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक वैज्ञानिक का सिद्धांत है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे ये आपका कहां पर यूज होता है, कहेंगे फ्यूजन रिएक्टर के अंतर्गत हमारा होता है। फ्यूजन, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फ्यूजन ही हमारा होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयोजकता जो होती है, वैलेंसी हमारा किस पर निर्भर करता है। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व की संयोजकता की हम बात करते हैं, संयोजकता का मतलब होता है मेरे भाई कि बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है तो समझ लेना कि उसका अपना वैलेंसी होगा, उसकी संयोजकता होती है। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब मेरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन बाहरी कक्षा में अगर 5 6 और 7 अगर इलेक्ट्रॉन होता है, तब वैसी परिस्थिति में मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, 8 में से उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा करके आंसर करते हैं, वैलेंसी को बताते हैं। तो एक बात बताइए, तत्व की जो संयोजकता है वो किस पर निर्भर करेगी। तो मेरे भाई त्याग जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उस पर निर्भर करेगा। ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, कितना इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट रूप से मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कभी भी लिखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही लिखी जाती है, चाहे वो त्यागने वाला हो कि चाहे वो ग्रहण करने वाला हो कि वो चाहे मेरे भाई यहां पर साझा करने वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां दे रखी है वो सभी के सभी हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में 1 2 3 हमारा तीनों के तीनों सही होंगे। तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक आप करेक्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये न कहीं मेरे भाई यहां पर क्या है, तो एक यहां पर आपके लिए एक मूट पॉइंट यहां पर बताता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से हम यहां पर कह सकते हैं कि वैलेंसी किसमें ज्यादा है किसमें कम होता है, ये बात हम वहां पर बताते हैं। सर हमें बैच लेना है, रूपम जी कह रही है हमें बैच लेना है साइंस 9 10th का, इस बार भी नहीं हुआ रिजल्ट मेरा। रूपम जी आप बिंदास होकर के जुड़िए और बेफिक्र होकर के जुड़िए, 4-5 महीने के बाद आप एक टीचर बन जाएंगे। बस ये कोशिश कीजिएगा कि इस बार ऑप्टिमम और मैक्सिमम मार्क्स को गेन करें, और आप कर लीजिएगा, प्यार से पढ़िएगा, जितना कराएंगे उतना करिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए निश्चिंत रहिए कि कैसे नहीं होगा। 6 to 8 मैथ साइंस में कौन सा बैच लें, 6 to 8 मैथ साइंस के लिए भी आप देखिएगा एक बैच हमारा इंजेक्शन बैच है थ्योरी के लिए, नहीं तो एक अखंड ज्योति बैच आपको थ्योरी के लिए मिलेगा। दोनों में से कोई भी बैच आप थ्योरी के लिए ले लीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए तो आपके लिए एक नियुक्ति बैच है। तो 2 बैचेज है, थ्योरी के लिए अखंड ज्योति बैच, नहीं तो इंजेक्शन बैच, दोनों में से कोई लेना, देख करके लेना है। 6 to 8 लिखा हुआ होगा इंजेक्शन बैच, नहीं तो आपको फिर अखंड ज्योति बैच, या प्रैक्टिस अगर के लिए करना है मेरे साथ तो उसके लिए नियुक्ति बैच आपके लिए अवेलेबल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान सा है, कहता है किस धातु का गलनांक शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक गलनांक मेरे भाई किसका, टंगस्टन का होता है। इसमें बताना क्या है, टंगस्टन को W से दिखाते हैं। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, गलनांक बिंदु होता है 3380 डिग्री
सेल्सियस होता है, यानी कि बहुत अधिक तापमान पर टंगस्टन जाकर के पिघलता है, जो कि बहुत ज्यादा तापमान होता है। अगला कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारा व्यंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन ये पूछता है कि एक तो हमारा चूना और पानी होता है, और इस चूना पानी से जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं ना तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और साथ ही मेरे भाई यहां से हमारा कुछ H2O की मात्रा बाहर निकल जाती है, तो इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो हमारा होगा इसी को हम क्या कहेंगे, तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई कि ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो हमारा क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं। एक लाइन में आप इस बात को ध्यान रखें। अब कह रहा है मेरे भाई कि कौन सा पदार्थ हमारा ब्लीचिंग में क्लोरीन की बात कर रहा है, किसके, तो मेरे भाई क्लोरीन की बात कर रहा है। तो क्लोरीन हमारा एक यहां पर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कि विकल्प में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई इथेनॉल का कोई कंसेप्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड का कंसेप्ट हमारा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा होता है इसको हम H2O2 के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमारा कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना, H2O2 की बात कर रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहने का मतलब है आपसे H2O2 की बात कर रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा यही होता है, और ये हमारा क्या तक ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये ऑक्सीकारक भी होता है और साथ ही साथ मेरे भाई ये हमारा कैसा होगा, कहीं अवकारक भी होता है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे मेरे भाई। तो हम यहां पर क्लोरीन की जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हमारा क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑक्सीडेशन करा सकता है, ऑक्सीडाइज करा सकता है। अगला मेरे भाई एथेन की बात कर रहा है, और एथेन कहने का मतलब हम कहते हैं मेरे भाई इसकी बात कर रहा है। एथेन में ANE होता है, जब ANE होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेरे भाई यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सभी में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से आपको दे रखा है। तो यहां पर हम लोगों को बोला जा रहा है मेरे भाई कौन सा हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर कोई भी एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी अगर दिख गया ना, समझ लेना वो हमारा असंतृप्त हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी हमारा संतृप्त होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे बताइए। वहां पर CH2 डबल बॉन्ड दे रखा, तो वो तो एकदम नहीं, चूंकि एथेन की बात कर ANE लगा हुआ अल्केन ग्रुप का है। मेरे भाई एथेन हमारा किसका, तो कहेंगे ये अल्केन ग्रुप है। इस बात को ध्यान रखना, ये किस ग्रुप का है, तो ये अल्केन ग्रुप का है। और अल्केन में कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ होना चाहिए, सब में डबल बॉन्ड आपका दे रखा है। तो ना A होगा, ना B होगा, ना C होगा। आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो आंसर हम लोग कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर E जो होगा हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा, क्योंकि एथेन यानी इथेन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर E होगा करेक्ट है। एकदम सोच समझ करके आंसर करना, कई बार पढ़ा चुके हैं, बार बार पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे भाई किसी भी सूरत में यह चीज आपको याद रखना है। जब डबल बॉन्ड नहीं दिखता तब कुछ सोचते हुए, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो कहेंगे वो कभी भी संतृप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आपसे मेरे भाई यहां पर एथेन की बात कर रहा है, यहां देखिए ना लिखा हुआ एथेन, ETH यानी एथेन की बात कर रहा है, और ये अल्केन ग्रुप का होता है। जब अल्केन ग्रुप होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और वह सैचुरेटेड होता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिका एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीवीय आकार का होता है। मेरे भाई मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, मैंने कितनी बार आपको बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमारे इस ब्लड की बात होती है ना, तो हमारे इस ब्लड में क्या होता है, कहेंगे ब्लड प्लाज्मा होता है। मैंने आपको बोला, और क्वेश्चंस कई बार यहां से पूछता भी है। और दूसरा हमारा क्या होता है, कहेंगे RBC होता है। उसके बाद हमारा क्या कहेंगे यहां पर WBC होता है, और साथ ही साथ मेरे भाई हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये बात आपको पता होगा, लेकिन ये सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यहां पर जो आप WBC देख रहे हैं मेरे भाई, और जो प्लेटलेट्स हमारा होता है, इसका आकार बदलते रहता है। तो मेरे भाई WBC का इसका आकार, WBC का जो आकार होता है ना, ये बदलते रहता है। इसका आकार क्या होता है, कहेंगे यहां पर बदलता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखता है। और WBC का लेकिन आकार बदलता रहता है, जैसे मेरे भाई अमीबा का आकार बदलता है ना, वैसे WBC का भी आकार बदलता रहता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है। ये सभी सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कंप्लीट रूप से सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे यहां पर कि अमीबीय आकार की यानी कि ऐसा होता है, यानी कि उसका शेप बदलता रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमीबा का शेप बदलता रहता
करता है, तो मेरे भाई ये व्हाइट ब्लड सेल ही हमारा होगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर गार्ड सेल की बात करिएगा ना, तो गार्ड सेल की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो यही गार्ड सेल है जो क्या करता है, प्लांट के पत्ती में जो रंध्र होते हैं उसको ऑपरेट करता है। और गार्ड सेल देखिएगा मेरे भाई, तो ये आपको प्लांट के पत्ती में कुछ इस तरीके का आपको गार्ड सेल दिखेगा। ऐसे करके जब आप देखोगे ना, तो ऐसे करके आपको ये गार्ड सेल दिखता है, यानी कि बीम लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरीके से ये अंदर में क्या कहेंगे, अंदर में ये गार्ड सेल है, यहीं पर हमारा क्या तो गार्ड सेल है, इसी को ओपन और क्लोज करता है, ओपन और क्लोज करता है। ये ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होता है, ऐसी आकृति का गार्ड सेल होता है। और गार्ड सेल किसको, तो मेरे भाई यहां पर हमारा रंध्र है, ये रंध्र है, रंध्र को ही ओपन और क्लोज करने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अखंड ज्योति बैच की जो क्लासेस, ये कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, इस अखंड ज्योति बैच की क्लासेस में आपको ध्यान रखना 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 अगर आप इसको करते हैं तो आपको सही कहे तो मेरे भाई हर जगह का चीज आपका दूर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। लेकिन ये पुरानी क्लासेस है, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है। अभी मेरे भाई रिसेंट में जो क्लासेस है वो आप इंजेक्शन बैच देखिए, इंजेक्शन बैच मिलेगा, और नियुक्ति बैच भी आपके रिसेंट के ही है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट्स है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि ब्रायोफाइटा की बात कही गई है ना, तो कौन सा एक प्रकार का हमारा ब्रायोफाइट्स है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स को प्लांट का उभयचर कहते हैं, ये बात तो कई बार आप जानते भी होंगे, और आप इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर हम यहां पर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, अगर हम यहां पर ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ये प्लांट का उभयचर माना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्लांट का उभयचर माना जाता है, क्योंकि जल और स्थल दोनों जगह ये देखने को मिलता है। तो मेरे भाई प्लांट का जो उभयचर होता है उसको किसको कहते हैं, कहेंगे प्लांट का उभयचर जो हमारा होता है वो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। टेरिडोफाइटा एक होता है जो हमारा प्लांट का हम कहते हैं मेरे भाई कि वो क्या होगा, सरीसृप माना जाता है, क्योंकि वो जमीन पर फैलता है, इसीलिए उसको सरीसृप कहते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है मेरे भाई, इस ब्रायोफाइटा के अंदर हमारा मॉस आता है, फ्यूनेरिया वगैरह की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसी के अंतर्गत हमारा क्या कहते हैं, यहां पर हम फ्यूनेरिया की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसी में हमारा फ्यूनेरिया आता है, और फ्यूनेरिया हमारा क्या कहते हैं, यहां पर मॉस है, ये मॉस हमारा ब्रायोफाइट्स होता है। इसका मतलब है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हम क्लेडोफोरा की बात करते हैं या इलोथ्रिक्स की अगर बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या कहेंगे, यहां पर अलगी है, यानी कि सवाल है। ये दोनों के दोनों हमारे सवाल हैं, अलगी है, और सवाल जो हमारा होता है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये किस में आता है, तो आपको सीधा मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई ये थैलोफाइटा में आता है, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसको हम सवाल कहते हैं। तो ये दोनों तो नहीं होगा, चूंकि मेरे भाई हमारा ब्रायोफाइट्स खोज रहा था, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला कहता है कि कौन सा पुष्पहीन पौधा बोला गया। एक बात बताइए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका कुछ वैसा ही रिलेटेड होता है, और जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं मेरे भाई, यहां पर क्या होता है, कुछ प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो उस प्लांट में अगर आप देखिएगा तो कुछ प्लांट आपको ऐसे होते हैं जो बिना फूल वाला होता है, कुछ ऐसे होंगे जो बिना फूल वाला होता है। और बिना फूल वाला जो होता है ना, इसको हम लोग क्रिप्टोगेमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर क्रिप्टोगेमी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा हमारा क्या होता है कि यहां पर फूल वाला पौधा होता है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जो फूल वाला हमारा पौधा होता है ना, इसको हम लोग फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना। अब जो फेनेरोगेमी होता है ना, तो इसमें क्या होगा, तो फूल होता है तो बीज भी होता है, इसमें बीज भी होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बिना फूल वाले में क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें बीज नहीं हो, चूंकि फूल ही नहीं होता तो बीज इसमें नहीं होगा, इसमें बीज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फेनेरोगेमी में आपको पता होगा कि आवृत बीजी होता है और साथ ही साथ अनावृत बीजी होता है। इसमें आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के बाद जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग अनावृत बीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, काम आपके चल जाएंगे। तो ये हमारा आवृत बीजी, अनावृत बीजी हमारा फेनेरोगेमी। लेकिन क्रिप्टोगेमी में ही हम लोग देखते हैं, तो यहीं पर हमारा थैलोफाइटा आता है। इसी में अगर आप देखिएगा तो इसी में आपको थैलोफाइटा मिलेगा। इसी में अगर आप देखिएगा तो आपको यहां पर ब्रायोफाइटा देखने को मिलता है। इसी में अगर आप देखिएगा तो मेरे भाई आपको टेरिडोफाइटा भी आपको नजर आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं पर टेरिडोफाइटा भी आपको नजर आता है। तो ये सब बिना फूल वाला, जिसको क्रिप्टोगेमी, मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चन बोला गया है कि क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है मेरे भाई बिना फूल वाला। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है, बिना फूल वाला, और जो फेनेरोगेमी होता है उसका मतलब होता है फूल वाला। ये दोनों बात आपको याद रखना है, चूंकि एग्जाम में आता है मेरे भाई। मैं आपको हमेशा कहता रहूंगा और हमेशा कहता ही रहूंगा कि जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उसके बारे में हम हमेशा फ्लो में बोलेंगे, और आपको याद भी रखना है।
अब देखिए पुष्पहीन पौधा बोला गया, तो मेरे भाई पुष्पहीन कहने मतलब जिसमें हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारा फूल नहीं होता, उसको पुष्पहीन कहेंगे। तो यही तीनों में से कोई हो सकता है, तो कहेंगे थैलोफाइटा हमारा हो सकता है, ब्रायोफाइटा हो सकता है, नहीं तो टेरिडोफाइटा हो सकता है। तो मेरे भाई हम लोगों को यहां पर दिख रहा है कि ब्रायोफाइटा हमारा होगा, लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों हमारा फूल वाला होता है। ये कैसा होगा, कहेंगे ये हमारा फूल वाला पौधा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें तो पुष्प होता है और इसमें पुष्प नहीं होता, तो मेरे भाई इसमें फूल नहीं होता है, इसमें कहेंगे हमारा फूल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स है, इसी को प्लांट ओवेचर हम कह रहे थे, ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो गलत स्टेटमेंट है। और मेरे भाई औसत कथन को चूज करना। एक बात बताइए, मेढक के बारे में बोला गया, किसके बारे में बोला गया, तो उसको टिक आउट कर लीजिए, मेढक। एक बात बताइए मेरे भाई, मेढक ही एक ऐसा प्राणी है जो स्किन से भी सांस लेता है, गलफरा से भी सांस लेता है, और साथ ही साथ मेरे भाई ये क्या करता है, तो फेफड़ा से भी सांस लेता है। मेढक 3 तरीके से सांस लेता है। अगर जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होगा तो अपने स्किन से सांस लेता, फिर भी जिंदा रहेगा। और अगर मेढक की हम बात करते हैं, तो मेढक मेरे भाई गलफरा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से। जब जमीन पर रहेगा, उछलता कूदता रहेगा, तो वो फिर फेफड़ा सांस लेगा, और जब पानी के अंदर होता है तब फिर वो क्या करता है, गलफरा से सांस लेता है। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जो मेढक हमारा है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। ये किस में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, हम मेढक की बात करते हैं और मेढक हमारा उभयचर होता है, ये जल स्थल दोनों जगह देखने को मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जल स्थल दोनों का, तो मेढक हमारा उभयचर होता है। लेकिन मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना है कि मेढक जो सांस लेगा तो ये स्किन से भी सांस लेता है, ये त्वचा से भी सांस लेता है। मेढक मेरे भाई कहेंगे यहां पर, हम कहेंगे यहां पर बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से भी सांस लेता है। ये किससे, तो कहेंगे बक्कल कैविटी, मुख गुहा सांस लेता है। और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई, ये किससे, तो कहेंगे फेफड़ा से भी सांस लेता है। तो ये तीनों के तीनों इसका श्वसन अंग होता है। तो मेरे भाई 3 श्वसन अंग होता है। मेढक का कितने श्वसन अंग होंगे, तो मेढक का यहां पर 3 गो श्वसन अंग होता है, ये आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। अब बात आती है मेरे भाई, जो मेढक हमारा होता है ये हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। ये किस में आता है, तो याद रखना है ये हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कह दिए तो मेरे भाई अगर उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं शीत रक्त प्राणी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेरे भाई कांस्टेंट नहीं होता है, जिसके बॉडी टेम्परेचर मेरे भाई समय के हिसाब से बदलता रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अब आप कहेगा सर कि गर्म रक्त वाला कौन होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होता है, तो हम लोग हैं। हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कभी नहीं घटता बढ़ता है, 37 किसी भी सूरत, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में रहेगा। चाहे कोई भी पक्षी की बात कर ली, उसका भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों का बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है, इसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जिसका बॉडी टेम्परेचर बदल जाता है मौसम टू मौसम, उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, याद रखिएगा। अब मेढक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, मेरे भाई त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल लेता है। शीत रक्त प्राणी है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। दूसरी बात, कायांतर जब होता है, तो मेरे भाई कायांतर कहने का मतलब, कायांतर कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि मेढक लार्वा की परिस्थिति, पहले देखिए मछली अवस्था, फिर मछली से आपको दिखेगा लार्वा, लार्वा के बाद दिखेगा इस तरह से आपको उसका फेज चेंज होता है मेरे भाई। तो अगर आप मेढक को अगर देखेंगे ना, तो मेढक की अगर बात करते हैं, उसमें कायांतर का एक प्रोसेस होता है, और कायांतर के कारण क्या होता है, उसके शरीर के आकार बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो जो कायांतर अगर हमारा होता है, तो हम कहते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए, कायांतर में क्या होगा, जो हमारा लार्वा स्थिति होता है, अगर मेढक हमारा लार्वा अवस्था होता है, तो लार्वा अवस्था से वो क्या बनता है, कहेंगे मेढक अगर बन जाता है, तो हम कहेंगे इसका फेज चेंज कर, लार्वा स्थिति मेढक में हो जाती है, इसी को कायांतर कहते हैं। तो मेरे भाई जब कायांतर की बात आती है ना, तो उसमें लिखा है कि आंत जो है वो बड़ी हो जाती है, तो मेरे आंत कोई बड़ी नहीं होती है, ये अपनी इस फेज से आप इस फेज में चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कायांतर हम लोग इसी को कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या था, कि आंत बड़ी होती है, गलत था, और गलत इसी को आंसर करना है, क्योंकि इसमें कायांतर में हमारा क्या होता है कि स्वरूप ही बदल जाता है उसका। आगे है मेरे भाई, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। मेरे भाई अम्ल वर्षा का कारण तो HCl हमारा नहीं होता, ये बात आप सभी को पता होगा। अगर अम्ल वर्षा होता है तो मेरे भाई इसके कारण होता है, अम्ल वर्षा अगर होता है तो इसके कारण होता है। और निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो मेरे भाई पहले हम H2SO4 को लेके जाते हैं। होता मेरे भाई इसके कारण भी, लेकिन इसके कारण ज्यादा होता है, जो कि हमारा यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसको H2SO4 हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे सांस लेने एवं छोड़ने की जो क्रिया होती है, कौन सी
सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? एक बात बताइए मेरे भाई, कितने लॉजिकल और कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और जिंदगी में कभी नहीं भूलना ऐसे क्वेश्चंस को, चूंकि हमेशा काम आएगा मेरे भाई। हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? हमारे वायुमंडल में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, हम सबको अंदर लेते हैं, सबको छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, छोड़ते करते नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे भाई आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा गैस है जिसको हम सांस लेने और छोड़ने के दौरान हमारे बॉडी के अंदर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो सांस लेने एवं छोड़ने क्रिया के दौरान कौन सी गैसें जो होती है मेरे भाई, गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती, यानी कि उसके कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें कि गया कुछ निकला कुछ, ऐसा नहीं होगा। वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस हमारे बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन 0% है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए जैसे हमारे अंदर जाएगा वैसे ही वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब है मेरे भाई, इसके परसेंटेज या इसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लाइन में कहानी सिंपल है, आंसर साफ कर। पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व अगर बोला है मेरे भाई, नेचुरली बोला गया है, तो नेचुरली हमारा कौन सा कहेंगे? यूरेनियम होता है, जिसका परमाणु संख्या 92, द्रव्यमान संख्या 200, हमारा 35 या 238 होता है। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है मेरे भाई। किसमें पहुंचाती वो इंपॉर्टेंट है। यकृत में कह रहा है कि पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है, इसका मतलब मेरे भाई यकृत में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। तो उस वाहिका का नाम क्या होगा? याद रखिए, यकृत में जब कभी भी कोई भी ब्लड पहुंचाता है ना, याद रखना उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हेपेटिक वेन या हेपेटिक आर्टरी के नाम से हेपेटिक वेन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। हेपेटिक एंट्रेंस वेन, चूंकि यहां पर यकृत में पहुंचाने का काम कर रहा है, यकृत में पोषण युक्त पहुंचाने का काम कर रहा है, हमारे हार्ट में ले जाने का, इंट्रेंस का काम करेगा। इसका मतलब मेरे भाई इंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बेसिस पर अगर हम लोग आंसर करेंगे ना, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। ये आंसर हम लोग नहीं करेंगे। तो मेरे भाई हम लोग आंसर क्या करेंगे? तो यहां पर हेपेटिक एंट्रेंस वेन्स के नाम से लोग जानते हैं। और अगर देखिए किडनी वगैरह में ब्लड को ले जाने लाने वाला जो होता है उसको रीनल आर्टरी या रीनल वेन्स के नाम से, तो वहां पर रीनल की बात आती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग होता है मेरे भाई, हमारा प्लीहा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, इस प्लीहा पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस स्प्लीन की बात करते हैं ना, इसको हम लोग आरबीसी का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये आरबीसी का क्या होगा? कहेंगे आरबीसी का जो कब्रगाह हमारा होता है, उस आरबीसी के कब्रगाह को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर? तो हम कहेंगे स्प्लीन को कहते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई, यही हमारा अफेक्टेड होता है। और स्प्लीन में याद रखना कि मेरे भाई हमारे ब्लड जो रिजर्व होते हैं वो स्प्लीन में होता है। तो मेरे भाई याद रखना, रिजर्व ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड रिजर्व कहां पर होता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ब्लड अगर रिजर्व अगर होता है तो हमारे स्प्लीन में ही होता है। और याद रखना मेरे भाई, आरबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में होती है, इसलिए आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हम उसी को कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा। फेफड़े में क्या होता है? कहेंगे यहां पर श्वसन की क्रिया होती है। हार्ट में मेरे भाई ब्लड पंपिंग का काम होता है। अगला है कि वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाला ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप से नहीं है, किससे? प्लांट से नहीं है मेरे भाई। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर से। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए। और दूसरी बात है मेरे भाई, कल से जबरदस्त तरीके से आप लाइव आइए और जबरदस्त तरीके से आपकी क्लासेस को हम अटेंड करेंगे। मेरा मानना है मेरे भाई कि मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट दिए, हम मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट देंगे। आगे भी मेरे भाई रैंकर्स आएंगे, इस बार भी रैंकर्स आए हैं, आगे भी रैंकर्स आपके सामने आएंगे और इस बार आपको रैंकर्स बनाएंगे। और मेरे भाई जो बच्चे दिन रात मेहनत करेंगे वो रैंकर्स जरूर बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप मेहनत कीजिएगा, रैंकर्स कोई और बन जाएगा ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मेहनत कीजिए, जो मेहनत करेगा उसी वही रैंकर कहलाता है, उसी का रिजल्ट होता है। तो मेरे भाई रिजल्ट लीजिए और तोड़ दीजिए, इस बार दिखा दीजिए कि आप में भी बहुत ताकत है और आप कर सकते हैं। पढ़ाई तो करना है, करना क्या है। गुरुजी नियुक्ति 4.0 की क्लासेस 2 दिन से हम बोले 2 दिन से क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा, लेकिन कल से आपकी एक क्लासेस आपके पूरी तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। कल से कोई किंतु परंतु नहीं, बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपके मैसेज मेरे भाई मैं देख रहा हूं। और नियुक्ति बैच मेरे भाई, आप नियुक्ति बैच से तो मुझे भी बहुत प्यार है और आप लोगों को भी प्यार हो ही गया होगा, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत अधिक बच्चा उससे जुड़ा भी और रिजल्ट भी वहीं से बहुत अधिक का भी हुआ है। तो मेरे भाई चलिए आगे कहते हैं, वह वस्त्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत हमारे पादप से नहीं है, यानी प्लांट से हमारा नहीं होता है, ये हमारा सिंथेटिक होता है, जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई इसका हमारा उससे रिलेशन हमारा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है।
और हम लोग जानते हैं प्लांट्स में सेलुलोज फाइबर होता है, और जो हमारे और आपके द्वारा जिसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। एक मेरे भाई दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो आनुवांशिक रोग हमारा कौन सा नहीं है, तो हम लोग जानते हैं आनुवांशिक रोग कौन सा होता है मेरे भाई, हीमोफीलिया होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें नहीं होता, जेनेटिक बीमारी होता है। तो हीमोफीलिया हो गया, सिकल सिनेमिया हो गया, या फिर आप कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस जो हमारे आंखों की बीमारी होती है, तो वो तीनों जो हमारा होता है ये हमारा आनुवांशिक रोग होता है, ये जेनेटिक डिजीज हमारा कहलाता है। लेकिन मेरा टर्नर सिंड्रोम भी होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है मेरे भाई, इसमें हमारा 45 क्रोमोसोम बनते हैं। इसमें कितने क्रोमोसोम बनते हैं, तो इसमें 45 क्रोमोसोम होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें 45 क्रोमोसोम हमारा होता है, और अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं इसमें हमारा 44 होता है, और प्लस में एक ही एक्स होता है इसमें, याद रखिएगा। इसीलिए मेरे भाई इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये भी होगा, ये भी हमारा होगा। लेकिन डेमेंशिया जो मेरे भाई होता है, डेमेंशिया जिसको हम कहते हैं, ये जेनेटिक डिजीज के कारण नहीं होता है। डेमेंशिया मेरे भाई ये जेनेटिक डिजीज नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन डेमेंशिया है क्या, तो ये भी एक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये डेमेंशिया जो होता है इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, याद रखेंगे। इस डेमेंशिया ऐसी बीमारी होती है, इसी में ब्रेन हेमरेज होता है, इसी में ब्रेन डैमेज होता है, याद रखना मेरे भाई। जो ब्रेन डैमेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं यहां पर डेमेंशिया। और ब्रेन डैमेज हमारा किसके कारण होता है, तो हम लोग यहां पर जानते हैं मेरे भाई, ड्यू टू हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा नर्व जो हमारा होता है, नर्व इफेक्ट के कारण, ड्यू टू नर्व इफेक्ट। आप ध्यान रखेंगे, जो भी नर्व होता है इस बात को ध्यान रखें, ड्यू टू नर्व इफेक्ट, यानी कि नर्व के इफेक्ट के कारण ही हमारा क्या होता है, डेमेंशिया, ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो मेरे भाई ये आनुवांशिक डिजीज नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये आनुवांशिक डिजीज नहीं है, लेकिन ये आनुवांशिक डिजीज है, ये आनुवांशिक डिजीज हमारा होता है। और इसके अलावे भी मेरे भाई सिकल सिनेमिया हो गया, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग वर्णांता कहते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर दोनों डिजीज हमारा, तीनों डिजीज इस तरह से हमारा आनुवांशिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। कौन सा नहीं है वो पूछ रहा था, अब चलो लिख ही देते हैं थोड़ा सा मेरे भाई, चूंकि जिनको नहीं पता होगा उनको पता हो जाना चाहिए मेरे भाई। अगर आनुवांशिक बीमारी की हम बात करते हैं, अगर आनुवांशिक डिजीज की बात करता, और एक मिनट मेरे भाई आप सभी लोग वेट कीजिएगा, आप लोगों को लास्ट में कुछ बात हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। आनुवांशिक डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो आनुवांशिक डिजीज आपके कौन कौन से होंगे, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये कहिएगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज होता है मेरे भाई, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है तो मेरे भाई अगर कहीं पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरा शरीर से ब्लड बाहर हो जाएगा और आदमी की मौत हो जाती है। तो मेरे भाई ये रानी विक्टोरिया में देखने को मिला था। हीमोफीलिया डिजीज सबसे पहले किस में देखने को मिला था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये सबसे पहले ये रानी विक्टोरिया में देखने को मिला था। आपको ध्यान रखना है ये किस में देखने को मिला था मेरे भाई, तो रानी विक्टोरिया की हम बात करते हैं। ये रानी विक्टोरिया में ये डिजीज देखने को मिला था, कौन सा, हीमोफीलिया। तो एक तो हीमोफीलिया हो गया। दूसरा मेरे भाई हम लोग कहेंगे वर्णांता की हम बात करते हैं। दूसरा हमारा वर्णांता होता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस, हमारे आंखों का बीमारी होता है, जिसमें आपको आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, तीनों आपके प्राइमरी कलर, आपको उसमें स्पष्ट अंतर नहीं होगा, दिखता है लेकिन आपको पूरी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी कि आपको यह नहीं पता चलेगा कि लाल और ब्लू और ग्रीन में आपको पूरा दिखेगा लेकिन आपको धुंधला दिखाई देता है, इसका मीनिंग ये होता है। और कौन सेल एब्सेंट होने की वजह से होता है, कौन सा सेल मेरे भाई, तो याद रखना हमारी आंखों में कौन सेल होता है, और कौन सेल जिसमें भी एब्सेंट होगा समझ लेना उसी में ये होता है। और ये भी हमारा क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। तीसरा मेरे भाई आपको ध्यान रखना, सिकल सिनेमिया की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो सिकल सिनेमिया जो डिजीज होता है उसमें, सिकल सिनेमिया जो डिजीज होता है उसमें भी हमारा ऐसा होता है। एक और आपके सामने मेरे भाई टर्नर सिंड्रोम, छक्का वगैरह जो आप जानते होंगे, ये सब भी उसी के कारण होता है। जेनेटिक डिजीज भी होता है, टर्नर सिंड्रोम को भी इसमें कंसीडर किया गया था। टर्नर सिंड्रोम भी हमारा होता है। तो ये सब आनुवंशिक डिजीज है। लेकिन डेमेंशिया जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो नर्व होते हैं, हमारे ब्रेन के जो नर्व होते हैं मेरे भाई, अगर वो इफेक्ट करता है तो ब्रेन डैमेज करता है, और ब्रेन जब डैमेज होता है उसी को डेमेंशिया नामक डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। मैग्नीशियम की बात करते हैं मेरे भाई, हम लोग को ध्यान रखना, आतिशबाजी में इसका इस्तेमाल कर, जो बम पटाखे आप फोड़ते हैं ना
उसमें मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा उसमें क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम वगैरह होता है उसमें। दूसरी बात सर, लास्ट में बैच के बारे में क्लियर कर दीजिएगा, मुझे बैच लेना है, इसीलिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, कुछ बात हम आपको बताएंगे, 1 मिनट आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िएगा। दूसरी बात मेरे भाई, मैग्नीशियम जो होता है इसके कारण हम क्या करते हैं, आतिशबाजी बम विस्फोट वगैरह करते हैं, कलर वगैरह आप देखते होंगे अलग अलग कलर में आपको दिखाई देता है। मैग्नीज मेरे भाई फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो मैग्नीज होता है, या फिर हम सोडियम की बात, सॉरी पोटासियम की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, पोटासियम की बात करते हैं, ये सब हमारा क्या फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मेरे भाई तांबा में हम लोग गैल्वेनाइजेशन नहीं करते हैं, ये हमारा नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन अगर करते हैं कभी भी, गैल्वेनीकरण करने का मतलब होता है जिंक का लेप लगा देना, और अगर जिंक का लेप लगा दीजिएगा तो जंग नहीं लगने देता है। और अगर गैल्वेनाइजेशन अगर करते हैं तो हम लोग आयरन और स्टील का करते हैं। किसका करते हैं? आयरन और स्टील का करते हैं मेरे भाई। कॉपर का गैल्वेनाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके जो गलत मिलान है वो हमारे क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर गलत मिलान है। लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों को 1 मिनट यहां पर रोकूंगा और मैं कुछ आप लोगों को यहां पर शेयर करूंगा जो आपके लिए हो सकता है कि वो बच्चे जिनके लिए मददगार साबित हो और वो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को कर सके। मैं एक बार मेरे भाई उस जगह पे लेके चलता हूं, वैसे मैं अलग से भी इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। अभी उन बच्चों को हम बता देना चाहते हैं, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सामने मेरे भाई आपके सामने लक्ष्य पड़ा हुआ है, बस ये समझ लेना है कि वैकेंसी की भरमार है। 2 4 5 नहीं 100 नहीं मेरे भाई, हजारों में वैकेंसी रहेगी, लाखों में वैकेंसी निकल करके आएगी। तो डरना किस बात का, सिलेक्शन तो लेके ही रहना है, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने लगातार मेहनत किया, सफलता किसको मिलेगी? आपको ही मिल रहा है। मैं आप सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाई कि साइंस की जहां तक बात हम करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस नहीं आती है, अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस नहीं आती है, मेरे भाई साइंस कहने का मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की हम बात कर रहे हैं। साइंस कहने का मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की हम बात करते हैं। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम यहां पर बायो की भी बात करते हैं। तो जिनको लगता है कि मुझे साइंस नहीं आता है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आती है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, आपको एकदम नहीं घबराना है। सिलेक्शन हमको करवाना है ना, हमको पता है कि क्वेश्चंस क्या पूछेगा, आप मुझे फॉलो कीजिएगा बस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, बहुत ही बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल कहने वाला बेसिक लेवल से हम आपको कराएंगे, बेसिक लेवल देंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम ये बताना चाह रहे थे कि टीआरई 2 में भी आप देखिए, टीआरई 1 में भी देखिए, टीआरई 3 में भी देखिए। टीआरई 3 में तो मेरे भाई भरमार रिजल्ट आपके सामने में देखने को मिला होगा। साइंस में मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार का जो टॉपर है रैंक 1 की हम बात करते हैं। जो रैंक 1 है, रैंक 1 मेरे भाई अपने ही क्लास से है। रैंक 1 आपके ही गुरुजी, या फिर आप ये कह सकते हैं जो रैंक 1 जिन्होंने लाया है वो प्लेटफॉर्म के ही स्टूडेंट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आप सीधा कह लीजिए मेरे भाई, जो रैंक 1 जिनका आया है वो अभिषेक जी है, उनको कांग्रेचुलेशन एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा मेरे भाई कि आप सभी लोग इस बात से प्रेरित हुई कि अगर हमारे संस्थान ने अगर रैंक 1 दिया है तो आपको भी रैंकर बनना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई साइंस में भी रैंक 1 मिला है, तो आप इस चीज से क्या समझते हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरी तरीके से पूरे एफर्ट के साथ मेहनत करना चाहिए। और मैं आपको दिखाया ना कि कितने सारे रिजल्ट हुए, आपको बता नहीं सकते, बहुत बच्चे का रिजल्ट हुआ है। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि बच्चे का कंफ्यूजन कहां पर बढ़ता है। तो मेरे भाई 2 चीज आपको कमांड करना है, पढ़ना उतने हैं जिससे आपको रिजल्ट लेना है। इन्हें कि मेरे भाई पढ़ना कुछ से कुछ है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, होना कुछ नहीं है। तो वैसा पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई वो करना है जो दिमाग में आए और जो काम आए, हमको उस पर काम करना है। चाहे हम थ्योरी की क्लासेस करें या फिर मेरे भाई हम यहां पर एमसीक्यूज की क्लासेस करें। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दोनों अपने आप में क्या होता है कि अपने आप में समझिए कि ये रिजल्ट मेकर होता है। और जिनको ये लगता होगा कि ये हमारा बहुत मजबूत है, मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा कि मेरा ये मजबूत है, मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको लगता होगा कि मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं फिर भी आप करिए। क्योंकि पता है आपको क्या होता है, होता यह है कि आपको आता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, अलग ही फीलिंग होगी और अलग ही स्थिति परिस्थिति होगी।
क्या मार्केट में चल रहा है, हम हर एक चीज सारे अपडेटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टीआरई 3 के बाद जो भी क्लासेस हम आपको करवाएंगे सभी अपडेटेड मटेरियल हम उसमें करवाएंगे आपको। तो ये न लगे कि मुझे ये आता, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मेरे भाई आप मेरे से जुड़ करके आप थ्योरी और एमसीक्यूज की क्लासेस को बेहतरीन तरीके से कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। इसमें जो भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो मेरे लिए यहां पर जो इंजेक्शन बैच हमारा है, इस बात को ध्यान रखना, ये जो इंजेक्शन बैच आप देख रहे होंगे ना, ये इंजेक्शन बैच 6 to 8 9 10 दोनों के लिए भी है, और 6 to 8 के लिए भी है, और 9 10 के लिए भी है, अलग अलग भी है। तो मेरे भाई ये 3 तरीके का बैच आपको दिखेगा। इसमें आप देखिएगा तो टीजीटी साइंस का अलग आपको दिखेगा, टीजीटी साइंस का आपको अलग से ये बैच दिखेगा, और टीजीटी साइंस के साथ में आपको जीएस भी आपको दिखेगा। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें आपको दिखेगा जो टीजीटी केवल और केवल टीजीटी साइंस आपको मिलेगा इसमें, और साथ ही साथ मेरे भाई इसमें आपको 6 to 8 9 10 भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर 6 to 8 भी होगा, और साथ ही साथ आपको यहां पर 9 to 10 की भी क्लासेस आपको मिलेगी। यानी कि इंजेक्शन बैच तीनों का नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग क्लासेस आपको दिखाई देंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर होगा मेरे भाई। ये क्लासेस आपके कंप्लीट लाइव क्लासेस आपकी चल रही है। ये कैसी क्लासेस होगी तो कहेंगे यहां पर लाइव क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, और ये न्यू क्लासेस आपका है। दूसरी क्लासेस की अगर हम बात करें, फुल्ली अपडेटेड मटेरियल हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें कंप्लीट रूप से अपडेटेड मटेरियल हम आपको देंगे, क्योंकि हमको पता है मेरे भाई रिजल्ट अगर देना है, रैंकर्स अगर बनाना है, तो मटेरियल अपडेटेड रखना पड़ेगा। अब बेहतरीन मेहनत हमको भी करना पड़ेगा, जितना आप करेंगे उससे कई गुना मेहनत हमको भी करना है। और क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट मेरे भाई एक बार सिलसिला अगर जारी हो जाता है तो समझ लीजिए कि सब बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हम भी उसी एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे। अब मामला क्या, मैथ और साइंस का क्वेश्चन है। चलिए एक बार यहां पहले फोकस कीजिए। इंजेक्शन बैच हो गया, ये आपको लाइव क्लासेस अब कंप्लीट रूप से आपको मिलेगा। एक मेरे भाई एक बैच और हमारा थ्योरी की बैच की क्लासेस हमारी चलती है। जो थ्योरी बैच की क्लासेस है, एक और होता है जिसको हम लोग अखंड ज्योति बैच के नाम से आप जानते होंगे। ये भी क्लासेस आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, और अखंड ज्योति बैच भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ये जो बैच है ये भी थ्योरी के लिए हमारा, ये भी थ्योरी के लिए है। ये दोनों बैच हम यहां पर दिख रहे हैं मेरे भाई कि ये दोनों के दोनों बैच हमारे कैसे हैं, तो थ्योरी के लिए है। लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसमें लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, और उसमें भी आपको थ्योरी कराई जाएगी। तो मेरे भाई थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीके से अगर करना चाहते हैं तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि पहले से कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए और लाइव भी हमारा चले, तो ये बैचेज अवेलेबल है। और आपको लगता है कि कंप्लीट रूप से लाइव क्लासेस हमें मिले, तो ये भी बैचेज अवेलेबल है। जिस तरह से स्किल डिजाइनिंग है, वैसे तरह इसी तरह इसके लिए भी डिजाइनिंग आपका है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और मेरे भाई सबसे प्यारा और सबसे शानदार जिस बैच की हम अब बात करने वाले हैं, वो एमसीक्यूज की हम बात करने वाले हैं। इसके लिए मेरे भाई एक कंप्लीट रूप से हम आपके लिए एक नियुक्ति बैच चलाते हैं, और ये नियुक्ति बैच ये ऐसा बैच है मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए कि इस बैच से आपको ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि मेरी थ्योरी सबसे बेहतर है। मैं किसी को पढ़ा सकता हूं, मैं किसी को बता सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान हम भर देंगे इस नियुक्ति बैच से। इसमें कोई धरफरे नहीं, बहुत ही प्यार से इस बैच को हम पढ़ाते हैं। और ये नियुक्ति बैच कंप्लीट मेरे भाई यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 4000 प्लस एमसीक्यू करा रहे हैं इसमें। और 4000 का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे साथ 4000 के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो ये 4000 नहीं है, ये 15 से 20,000 मिनिमम क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और वो भी शानदार तरीके से कराएंगे। कहीं नहीं लगेगा कि मुझे नहीं बुझाता है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप करिएगा, आपको एकदम नहीं लगेगा कि मुझे नहीं बुझा रहा है। मेरे भाई पूरा का पूरा विश्वास के साथ आप इस बैच को करिएगा। तो एक तो क्लासेस आपको ये करना है, दूसरी क्लासेस आपके लिए ये अवेलेबल है, ये कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस आपको, अगर आपने ये लिया तो ये नहीं लेना, अगर ये लिया तो ये नहीं लेना, याद रखिएगा इस बात को। और ये बैच तो मेरे भाई कंप्लीट रूप से आपको लेना ही है, क्योंकि तैयारी आपको करना है, रैंकर्स बनना है, रिजल्ट देना है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। मैं स्पेशली एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, और इसके लिए मैं बताऊंगा कि मेरे भाई कितने बच्चे का सिलेक्शन यहां से हुआ है, और किस प्रकार से वो बच्चे तैयारी किए हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम सभी बात पर फोकस करेंगे, और एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे। आज चूंकि नाइट बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए इस क्लासेस को हम यहीं पर ऑफर करेंगे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन मेरे भाई जिसको भी जो कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन आप दूर करके मेहनत में लग जाइए। एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे, लेकिन इतना भी जान लेने के बाद आप बैच के लिए कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपके सामने सारे बैचेज अवेलेबल हैं, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं।
और बस मेहनत कीजिए ना, हमारे साथ रहेगा। फी देखिए, फी की बात कर रहे हैं ना, आप बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और फी बहुत कम है, मिनिमम फीस है। इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, आपको शर्म आ जाएगा कि सर इतना मिनिमम फीस में आप इतना कैसे पढ़ाते हैं। कल के दिन आप जरूर ये बात बोलोगे। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई कि संस्थान पूरी टीम इस पे चलती है। अरे रैंकर्स बनिए ना, फीस के पीछे क्यों भागते हो? फीस तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो सब बहुत बड़ा चीज नहीं है, उन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। बस आप लोग काम कीजिए भाई लोग। आंख बंद करके तो मेरा खुद टीआरई 3 में 6 to 8 9 10th में हुआ है। श्रीनिवास जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको श्रीनिवास जी, कि आपका सिलेक्शन हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मैं आप लोगों को भी मैं मेरे भाई तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ मेहनत किया, आपने मेरे कहे हुए वचन के साथ मैंने चला और आपने लगातार मेहनत किया। हो सकता है आपके रिजल्ट के लिए अगर जिम्मेवार अगर है, अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आप ही हैं। और हम तो सिर्फ मेरे भाई आपके साथ रहने वाले हैं। हम तो सिर्फ ये बताने वाले हैं करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और मेरा ये टारगेट रहता है कि बहुत नीट एंड क्लीन वही चीज का डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ करें, वही चीज डिस्कस करें जो एग्जाम में आएगा। फर्जी चीज पढ़ाने का मुझे आदत नहीं है, फर्जी तरीके से कुछ भी करने का आदत नहीं है। आप मेरी क्लासेस को वॉच करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कंटेंट है तो यही काम करेगा और एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाद बाकी कैसा लगा ये सेशन, जिनका भी रिजल्ट हुआ है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने रिजल्ट को शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा, उस व्हाट्सएप चैनल पर भी आप अपना रिजल्ट, फोटो, नाम सब लिख करके आप सेंड कर सकते हैं। आपकी एक आईडी बना करके हम लोग आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज हम लेते हैं यहीं से विदा। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग से कहते हैं नई एनर्जी के साथ आप लगिए। 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट कंफर्म है, ज्यादा दिन नहीं, 4 से 5 महीने के बाद आपका रिजल्ट कंफर्म है। और आप कहिएगा सर साइंस सीख लिया ना, जिंदगी में कभी भी काम आ रहा है, कभी भी हम पढ़ रहे हैं और कभी भी हम हमारे लिए कभी भी यूजफुल होगा, कभी बेकार नहीं जाएगा आपके लिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने लाइव हूं, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आपके सामने हम लाइव हैं, आप पूछ सकते हैं प्यार से, ठीक है। और चलिए ठीक है।